ओके जी, कैन यू हेयर मी नाउ? ओके ओके ओके। अच्छा, इसमें अभी ये है कि हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पहले डिस्कस किया था। आई स्विच द बुक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए। आई फील दिस विल बी बेटर फॉर यू टू फॉलो दिस बुक, सैवेज बुक, विच इज़ प्रॉब्ली द मोस्ट फॉलोड बुक ऑन प्रोग्रामिंग नाउ इन सी प्लस प्लस। ये चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है, so you will comprehend things better. At least you have the opportunity to comprehend things better with this. इसके अंदर चैप्टर 10 के अंदर दूसरा सेक्शन है क्लासेस के ऊपर। इस क्लासेस के सेक्शन से हम इसको देखना शुरू करेंगे। व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं इसकी एग्जांपल्स को आपके सामने डिस्कस करता जाऊंगा, बिकॉज हम जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके साथ ऑलरेडी एक टेक ऑफ कर चुके हैं। सो at any point in time, if you feel confused about anything, you can feel very well aligned to ask any questions if you have. Okay, so this is the first example from this book, uh, class with some member functions. बुनियादी concepts हम पहले discuss कर चुके हैं, so I will be going through it very fast. आपको जहाँ कोई प्रॉब्लम नज़र आए, कोई चीज़ आपको लगे कि adequately explain नहीं हुई, तो वहाँ आप मुझे रोक के पूछ सकते हैं. I will explain that for you, right? ओके, सो यहाँ हमें एक क्लास नज़र आ रही है डे ऑफ ईयर के नाम से। क्लास के अंदर आप जानते हैं कि जो मेंबर्स होते हैं उसके बोथ मेथड्स एंड डेटा मेंबर्स, वो पब्लिक भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं। इसमें 3 मेंबर्स हैं और उन तीनों को हमने पब्लिक डिक्लेयर किया हुआ है। एक मेथड है आउटपुट के नाम से और 2 डेटा मेंबर्स हैं इंट मंथ और इंट डे, राइट। जो आउटपुट की इम्प्लीमेंटेशन है वो यहाँ नीचे हमने लिखी हुई है, एंड दैट सिंपली सेज वॉइड। आपको पता है कि अगर आप मेथड को क्लास के अंदर ही डिफाइन कर दें तो फिर आपको ये नहीं लिखना पड़ता जो मैंने हाईलाइट किया है, राइट। डे ऑफ ईयर और आगे स्कोप रेजोल्यूशन वो आपको नहीं अप्लाई करनी पड़ती, लेकिन अगर आप बाहर लिखते हैं तो फिर आपको क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। सो इसके अंदर हम सिंपली ये कर रहे हैं कि डे और मंथ दोनों को प्रिंट कर देते हैं। सो आउटपुट मेथड के अंदर हम सिंपली डे और मंथ यानी दोनों डेटा मेंबर्स को प्रिंट कर देते हैं। मेन के अंदर अगर हम जाके देखें तो हमने इस क्लास की टाइप के 2 ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर किए हैं। आई होप यू नो व्हाट इज़ अ क्लास एंड व्हाट इज़ मेंट बाय इट्स ऑब्जेक्ट। क्लास जो होती है दैट इज़ अ टेम्पलेट, और उसकी जो एक फिजिकल अकरेंस होती है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो डे ऑफ ईयर एक क्लास है जिसकी टाइप के हमने 2 वेरिएबल्स, 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं। एक का नाम टुडे रखा है और एक का नाम बर्थडे रखा है। फिर हम ने एक प्रॉम्प्ट प्रिंट किया, एंटर टुडेज डेट एंड एंटर मंथ एज अ नंबर, राइट। सो दिस इज हाउ इट विल गो बेसिकली। सो ये प्रॉम्प्ट करता है हमें कि आप मंथ को एज नंबर एंटर करें। सो हम कहते हैं कि जी फर्स्ट करें ये 7th मंथ है, एंड एंटर डे ऑफ द मंथ, वी से इट इज़ 15th, राइट। एंड एंटर योर बर्थडे। सो सपोज हम कहते हैं जी द मंथ इज़ 12 and the day is say 22. So it says that today's date is 7 and the day is 15. If today's date is month 7 and day 15, your birthday is month 12 and day 22. So happy unbirthday. So ये सारे जो आर्टिफैक्ट्स हैं यहाँ पे आपको लिस्टेड नज़र आ रहे हैं। मंथ हमने एंटर किया, डे एंटर किया, उसके बाद बर्थडे के लिए प्रॉम्प्ट किया हमने और उसका मंथ एंटर किया और उसका डे एंटर किया, एंड देन वी कॉल टुडेज डेट इज़, और हमने टुडे डॉट आउटपुट को कॉल किया, राइट। आप जानते हैं कि इस क्लास के अंदर एक मेथड आउटपुट के नाम से दस्तियाब है। जब टुडे के अगेंस्ट आउटपुट को कॉल करेंगे तो यू नो कि टुडे के डेटा मेंबर्स प्रिंट हो जाएंगे, और जब आप बर्थडे के अगेंस्ट इसको कॉल करेंगे तो बर्थडे के डेटा मेंबर्स प्रिंट हो जाएंगे, राइट। एंड यू ऑल्सो नो कि जो डॉट ऑपरेटर है इसको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट के को इस्तेमाल करते हैं, हमने उसके किसी मेंबर को एक्सेस करना हो, पब्लिक मेंबर को, तो हमने डॉट का इस्तेमाल करना है, राइट। पर्टिकुलरली व्हेन वी आर डूइंग इट इन दी मेन body of the main. So I hope that you understand the concept of a class, an object declaration, accessing its data member or a function, and यहाँ आपको आखिर में एक और चीज़ नज़र आ रही है कि आपने ये चेक किया है कि क्या आज आपकी बर्थडे तो नहीं है, तो आप उसको चेक करने के लिए क्या लिख रहे हैं, इफ़ टुडे डॉट मंथ इज़ इक्वल टू बर्थडे डॉट मंथ, कि अगर टुडे का महीना और बर्थडे का महीना सेम है और फिर आज का दिन और बर्थडे का दिन भी सेम है, तो फिर आप मैसेज प्रिंट करेंगे हैप्पी बर्थडे, वरना हैप्पी अनबर्थडे. So I hope you understood the logic of this
होल एग्जाम्पल। अगर आपको इसके अंदर कोई चीज़ समझ नहीं आई, किसी को भी कोई बात आपको लगता है कि उसको एक्सप्लेन करने की मज़ीद ज़रूरत है, तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल डू दैट। So everybody is okay? Okay, चलिए, we move on to the next example then. हमने ये बात पहले डिस्कस कर रखी है कि आम तौर पे जो डेटा मेंबर्स होते हैं क्लास के, उन्हें हम प्राइवेट रखना पसंद करते हैं। और प्राइवेट हम इसलिए रखना चाहते हैं कि हम उन्हें एक प्रोटेक्टेड एक्सेस देना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि उनको पब्लिकली कोई भी कहीं भी एक्सेस करके किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर ले, राइट। सो यहाँ वही क्लास हमने दोबारा डिक्लेयर की है और इसके अंदर हमने पब्लिक और प्राइवेट के सेक्शंस को अलग से हाईलाइट किया है, राइट। यू सी कि पिछले एग्जाम्पल में हमारी जो क्लास थी उसके अंदर 3 मेंबर्स थे, एक मेथड था और 2 डेटा मेंबर्स थे, और वो तीनों पब्लिक थे। पब्लिक का मतलब ये है कि क्लास के बाहर उसके मेथड और डेटा मेंबर्स को कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। देयर विल बी नो रिफ्यूज़ल। अगर आप उन्हें कहीं भी एक्सेस करना चाहेंगे तो वो एक्सेस ग्रांट की जाएगी। लेकिन अगर आप क्लास के अंदर किसी चीज़ को प्राइवेट डिक्लेयर कर देते हैं तो फिर उसको क्लास के बाहर कहीं एक्सेस नहीं किया जा सकता, राइट। सो जैसे हम टुडे डॉट डे लिख रहे थे या टुडे डॉट मंथ लिख रहे थे मेन के अंदर और वो एक्सेस हो पा रहा था, अब अगर हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि जहां हम, आप देख सकते हैं कि हमने मंथ और डे को प्राइवेट एरिया में डिक्लेयर किया है, तो अब ये ग्रांट नहीं किया जाएगा। सो हम इसको पहले देखते हैं कि हमने इसमें क्या क्या जो है फीचर्स डिक्लेयर किए हुए हैं। तो पब्लिक पार्ट के अंदर आपको 2 मेथड्स नज़र आ रहे हैं, इनपुट एंड आउटपुट। दोनों की रिटर्न टाइप वॉइड है, दोनों कोई पैरामीटर नहीं ले रहे। फिर आपके पास एक सेट फंक्शन है, राइट। सो आप जानते हैं कि हम सेटर फंक्शंस का इस्तेमाल पहले कर चुके हैं, सेट और गेट का इस्तेमाल, राइट। सो यहाँ हमने एक सेट के नाम से फंक्शन डिक्लेयर किया है जो 2 मेंबर्स ले, 2 पैरामीटर्स ले रहा है, न्यू मंथ इंट न्यू डे, राइट। और नीचे हमने थोड़ा सा कमेंट में इसकी एक्सप्लेनेशन भी नज़र आ रही है, द प्री कंडीशन इज द न्यू मंथ एंड न्यू डे फॉर्म अ पॉसिबल डेट। ठीक है, ज़ाहिर है न्यू मंथ हम जानते हैं उसकी रेंज 1 से 12 तक होती है और डे की रेंज 1 से 31 तक होती है। और पोस्ट कंडीशन क्या है, यानी जब ये मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, द डेट इज़ रीसेट अकॉर्डिंग टू द आर्ग्यूमेंट्स, कि मंथ की डेट वो हो जाएगी जो आपने न्यू मंथ में स्पेसिफाई किया, और डे जो है उसकी वैल्यू वो हो जाएगी जो न्यू डे के ज़रिए स्पेसिफाई की गई है। यहाँ इसकी डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन इज़ डाउनवर्ड। फिर हमने एक गेटर फंक्शन डिक्लेयर किया यहाँ पे गेट मंथ के लिए, जो मंथ रिटर्न कर देगा, और गेट डे का के नाम से एक मेथड डिक्लेयर किया जो कि डे रिटर्न कर देगा अगर हमें ज़रूरत होगी तो, ठीक है। और फिर हमने 3 प्राइवेट मेंबर्स इसमें भी डिक्लेयर किए हैं। एक है चेक डेट। चेक डेट एक ऐसा फंक्शन है जो सिंपली ये चेक करेगा कि जो डेट हमने एंटर की है वो एक वैलिड रेंज को फॉलो करती है या नहीं करती है। और इसको नोटिसेबल थिंग इज कि चेक डेट प्राइवेट है। और जब हम इस एग्जाम्पल के आखिर तक पहुंच जाएंगे तो तब आपको इस बात की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमने किसी चीज़ को पब्लिक डिक्लेयर किया तो क्यों किया और प्राइवेट डिक्लेयर किया तो क्यों किया, आया ये जस्टिफाइड था या नहीं था। और इसी तरीके से मंथ और डे जो है इनको भी हमने प्राइवेट डिक्लेयर किया है। नीचे जाके हम इनकी इम्प्लीमेंटेशन को भी पहले देख लेते हैं। सो यू सी के यहाँ हमने इनपुट मेथड को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। So enter the month as number, C in month, right? Let me just make it a little better formatted, right? So ये काम पहले आप मेन के अंदर कर रहे थे, right? अब आप इसको इस मेथड के अंदर कर रहे हैं। इनपुट के पहले इनपुट के नाम से आपने कोई मेथड डिक्लेयर नहीं किया हुआ था, तो आप मंथ डिक्लेयर करते हैं, डे मंथ इनपुट करते हैं और डे भी इनपुट करते हैं, और उसके बाद आप चेक डेट मेथड को कॉल कर लेते हैं। चेक डेट मेथड क्या करता है, इसको भी हम नीचे जाके देख लेते हैं। ये सिंपली देखता है कि जो आपने मंथ एंटर किया है वो 1 और 12 के दरमियान होना चाहिए, और जो डे एंटर किया है वो 1 और 31 के दरमियान होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई बात है, यानी महीने की वैल्यू 1 और 12 के अलावा कोई है, 1 या 12 के दरमियान के अलावा कोई है, और डे की वैल्यू 1 और 31 के दरमियान के अलावा कोई और है, तो आप कह देंगे इलीगल डेट अबॉर्टिंग प्रोग्राम, एग्जिट इज द फंक्शन विच विल मेक यू एग्जिट थ्रू दिस एप्लीकेशन। सो चेक डेट एक छोटा सा
कह लें कि एरर चेकिंग या मतलब रेंज चेकिंग फंक्शन है, जो कि आप जो डेट एंटर कर रहे हैं उसकी वैल्यू की लिमिट्स को चेक कर लेगा। ठीक है, सो ये इनपुट हो गया। उसके बाद आउटपुट में आपने वही वैल्यूज़ को प्रिंट किया हुआ है। सेट के अंदर आप क्या करते हैं कि मंथ की वैल्यू को न्यू मंथ के बराबर सेट कर देते हैं, डे की वैल्यू को न्यू डेट के बराबर सेट कर देते हैं। उसके बाद अगेन चेक डेट को कॉल कर लेते हैं चेक करने के लिए कि जो मंथ और डे की वैल्यूज़ आपको मिली हैं आया वो गिवन रेंज को फॉलो करती हैं या नहीं करती। ठीक है, यहाँ शायद आपके जहन में ये सवाल भी हो कि इनपुट का मेथड हमने क्यों डिक्लेयर किया है और सेट का मेथड हमने क्यों डिक्लेयर किया है। इनपुट हमें ये फैसिलिटी दे रहा है कि हम वैल्यूज़ को यूज़र से इनपुट करवा सकते हैं, जबकि अगर हम वैल्यूज़ को यूज़र से इनपुट नहीं करवा रहे हैं, मेन प्रोग्राम से डायरेक्टली सप्लाई कर रहे हैं, तो सेट का फंक्शन हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है। यहाँ पे हम इनपुट नहीं कर रहे बल्कि जो वैल्यूज सप्लाई हो रही हैं पैरामीटर के तौर पे फंक्शन को, हम उन्हीं को असाइन कर रहे हैं डेटा मेंबर्स को। And at the end you see these getter functions. Get month simply returns the value of month and get day simply returns the value of the day. अब हमें ये get functions यहाँ पे क्यों डिक्लेयर करने पड़े, इसलिए कि अब मेन के अंदर हम मंथ या डे की वैल्यू को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि उन दोनों को प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो अब अगर हमें उन्हें एक्सेस करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसी क्लास के पब्लिक मेथड्स के थ्रू कर सकेंगे। तो गेट मंथ और गेट डे दोनों पब्लिक मेथड्स हैं और इनके ज़रिए हम मंथ और डे की वैल्यू को गेट कर सकेंगे, डायरेक्टली गेट नहीं कर सकेंगे। मेन के अंदर जाके हम अपने फ्लो को देखते हैं कि हमने क्या किया है। अगेन वही काम हमने किया कि दो इंस्टेंसेस डिक्लेयर की क्लास की, दो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए, एक टुडे के नाम से, एक बाक बर्थडे के नाम से। राइट, इट्स योहान सेबेस्टियन बाक वाज अ जर्मन म्यूजिशियन, सो उसकी बर्थडे इसने यहाँ पे एंटर की हुई है जी। जी 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 अगर आपको मेन के अंदर मंथ की वैल्यू चाहिए हो तो आप कैसे एक्सेस करेंगे? यस यस, राइट। सो व्हाट ही वाज आस्किंग इज कि हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने मंथ को और डे को प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया है। अब आप मेन के अंदर ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा के उसको एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हम अभी लगा के देखेंगे तो हमें एरर मिलेगा कि ये डेटा मेंबर प्राइवेट है, इसको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। तो फिर हमें ये एक बज़ाहिर हमें मैंने पहले भी आपसे ये कहा था कि जो गेट और सेट मेथड्स होते हैं अक्सर जब तक हम इनके साथ बहुत ज़्यादा कन्वर्सेंट नहीं हो जाते ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रिंसिपल्स के साथ, हमें लगता है कि शायद ये एक बड़ी फजूल सी प्रैक्टिस है। इससे बेहतर ये है कि आप डेटा मेंबर को पब्लिक डिक्लेयर कर लें और डायरेक्टली एक्सेस कर लें। बट दिस इज़ हाउ इट इज़, दिस इज़ व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिमांड्स फ्रॉम यू। ओके, अच्छा खैर हम मेन में जाके इसके फ्लो को देखते हैं। अब हमने दो वेरिएबल, दो ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर किए, राइट। हमने कहा जी एंटर टुडेज डेट। अब पहले हम ये कर रहे थे कि यहीं पे इनपुट ले रहे थे और डेटा मेंबर्स पब्लिक थे, हम इनपुट कर सकते थे। अब हमने टुडे डॉट इनपुट कॉल किया। जब हम टुडे ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट इनपुट को कॉल करेंगे तो टुडे ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट दोनों डेटा मेंबर हैं मंथ और डे, उनकी वैल्यू में इनपुट हो जाएगी जो भी वैल्यू आप दे रहे होंगे। सो you will be entering the input the month value for today and the day value for today, and you will also be performing a check date function. अच्छा, अब चेक डेट आपको अगर आपने देखा हो तो चेक डेट को भी हमने प्राइवेट फंक्शन के तौर पर डिक्लेयर किया है। इसका मतलब ये है कि चेक डेट को भी मेन के अंदर से कॉल नहीं किया जा सकता और हम मेन के अंदर इसको कॉल कर भी नहीं रहे, हम इसको इसी क्लास के एक फंक्शन के थ्रू कॉल कर रहे हैं। इनपुट उसी क्लास का एक मेथड है और उसके अंदर हम चेक डेट को कॉल कर लेते हैं। ये जो दोनों लफ्ज़ हैं, कभी मैं फंक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, कभी मेथड का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, ये दोनों एक ही मानी रखते हैं, राइट। आम तौर पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की नोशन में ज़्यादातर जो लफ्ज़ आपको सुनने को मिलता है वो मेथड होता है, बट मेथड एंड फंक्शन बोथ मीन द सेम हियर। ओके, सो उसके बाद आप कहते हैं जी आज की डेट भी इनपुट कर लें। सो आज की डेट जो है उसको आप प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे टुडे डॉट आउटपुट। तो आपने पहले जो इनपुट की है डेट, उसी डेट को आप आउटपुट कर देंगे जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंटर टुडेज डेट, आपने इस डेट को एंटर किया। लेट मी जस्ट रन इट अगेन, इट वाज द ओल्ड वन। So enter the month as number 7
enter the day as day of month 15. So it says today's date is 7 and day is 15. यहाँ आउटपुट होगी. उसके बाद हमने बाक बर्थडे डॉट सेट, हमने जो योहान सेबेस्टियन बाक है उसकी बर्थडे को एंटर नहीं किया, हमने उसके अगेंस्ट इनपुट मेथड को कॉल नहीं किया. हमने कहा जी इसकी जो बर्थडे है वो एक वेल नोन बर्थडे है, सो हम उसको डायरेक्टली यहाँ से सप्लाई कर देंगे. सेट मेथड के ज़रिए हमने 3 और 21 सप्लाई किया. 3 महीने में चला जाएगा और 21 डे में चला जाएगा. तो अगर आप सेट मेथड को नीचे जाके देखें तो वो यही कर रहा है. जो आपने महीने की वैल्यू दी वो मंथ को दे दी गई, और जो न्यू डे में आई वैल्यू वो आपने डे को दे दी, और उसके बाद अगेन आपने चेक डेट कॉल कर लिया कि कहीं ये रेंज के बाहर तो नहीं है. यू गेट दिस, द पर्पज ऑफ इनपुट एंड द पर्पज ऑफ सेट मेथड. Everybody is okay so far? यस सर, बट हम्म. सर मैं कंस्ट्रक्टर की सर प्रैक्टिस कर रहा था, तो सर मैंने वहाँ पे देखा कि जिस चीज़ अभी की सर. अभी अभी हम इस एग्जाम्पल के बाद कंस्ट्रक्टर पे चले जाएंगे, तो फिर आप कंस्ट्रक्टर से मुतल्लिक सवाल पूछिएगा, ठीक है? ओके सर सर. वैसे सर एक क्वेश्चन था सर, जी जी. थोड़ा सा जी जी. ऑफ टॉपिक हो गया. सर अगर जैसे हम फंक्शन नीचे डिक्लेयर कर सकते हैं प्रोटोटाइप मतलब फाइन करके, तो हम्म. क्लास में ये काम हो सकता है? दोबारा कहिए. सर लाइक भी हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं सिंपल सा, हम्म. तो सर उसकी डेफिनेशन हम नीचे लिख दें तो ऊपर प्रोटोटाइप लिख के काम हो जाता है हमारा. जी जी. तो सर क्लास में इस तरह का कोई सीन हो सकता है? क्लास में यही कर रहे हैं ना हम. अभी यहाँ आप देखें तो हमने क्लास में, नहीं नहीं सर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा सर, टोटली क्लास का कह रहा था मैं, पहले हम पूरी क्लास नीचे लिख दें और उसका प्रोटोटाइप लिख दें. यानी आप ये कह रहे हैं कि इस क्लास की कोई छोटी मोटी प्रोटोटाइप ऊपर लिख दें हाँ जी सर, ऐसे ही. और नीचे जाके लिख दें इसके अंदर क्या होगा. जी सर, उसकी डेफिनेशन नीचे लिख दें. आई डोंट नो, मे बी कोई ऐसा शॉर्ट तरीका हो, लेकिन शॉर्ट तो खैर नहीं होगा. दैट विल, आई थिंक इट विल बी मोर, मतलब अगर आप एक क्लास इंट्यूटिवली सोचें, अगर अगर आप एक क्लास लिख रहे हैं, ठीक है, तो क्लास का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप चीज़ों को इनकैप्सुलेट कर रहे होंगे. आप किसी रियल वर्ड, मिसाल के तौर पे आप किसी रियल वर्ड ऑब्जेक्ट के मुतल्लिक जो चीज़ें होंगी उनको आप इनकैप्सुलेट कर रहे होंगे. इनकैप्सुलेट करने का मतलब ये है कि उसके मुतल्लिक जितने भी डेटा आइटम्स होंगे, उसके मुतल्लिक जितने भी मेथड्स होंगे, आप उनको इकट्ठा कर देंगे, ठीक है. सो यू वुड नीड टू डिक्लेयर दोज एनी वे, ठीक है. अगर आप ऊपर मिसाल के तौर पे ये कहते हैं दैट आपको सी प्लस प्लस एक ऐसी स्टेटमेंट दे दे जो ये कह रही हो, ओके यूज दिस हैश सिंबल एंड देन राइट क्लास बिलो, और क्लास का नाम यहाँ लिख दें डे ऑफ, आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि जी हम यहाँ एक मार्कर लगा देते हैं कि नीचे एक क्लास लिखी गई है जिसका नाम है डे ऑफ ईयर. क्लास की डेफिनेशन को यहाँ से उठा के नीचे ले जाते हैं. विल इट रियली हेल्प? Sir, kind of, if someone is demanding a int main at the first one, like that. But the thing is, if you're writing that downward there, what's the problem in writing that here? Sir, it was just a random question, sir. Okay, 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 okay. I don't know if there is a way of doing that or not. अच्छा हम ये कर सकते हैं, हम इसको चलें गूगल कर लेते हैं. कैन वी राइट दी क्लास डिटेल below main? There might well be a way to do that in C++. ऐसा ही सवाल पूछ रहे हैं ना आप? जी जी सर, ऐसे. एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ऐसे कर सकते हैं अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी बना दें. हम पहले ही फौत हुए हैं, आप हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ले जाएं. ओके जी. As I already know that main method is entry pointed, hence creating a class name is नहीं, हम ये तो इसने कह दिया main as a class. Now this is not the question that we are asking. C plus what after main function? Yeah, this is the question that you asked. So हाँ जी, ये कह रहा है जी आप ऐसा लिख सकते हैं. Try defining before. This is why header files are normally used in C++. Yeah, that's a good way of doing it is okay. Where you can class one, the compiler needs to know what the class looks like to create an object of that type. It's not, yeah, that's a very genuine answer. कि अगर आप क्लास को नीचे लिखते हैं तो फिर कंपाइलर से जब आप मेन के अंदर जो कि ऊपर है उससे कहेंगे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दें, तो फिर इसका मतलब ये कि कंपाइलर ने तो क्लास के अभी टेम्पलेट को देखा ही नहीं है ठीक से.
so intuitively it should be above there, but the better way for doing this is कि आप header file create कर दें अलग. आप सिंपली ये कर सकते हैं कि एक हेडर फाइल बनाएं, क्लास की डेफिनेशन उसमें डाल दें, ठीक है, और उस हेडर फाइल को अपनी फाइल के अंदर मेन सीपीपी फाइल के अंदर इंक्लूड कर लें. सो दैट इज़ अ वेरी यूजुअल वे ऑफ डूइंग दैट. ठीक है सर, थैंक यू। So anyway, you can obviously try different things with it. Okay, so set हो गया. उसके बाद गेट मंथ को आप सॉरी हम नीचे आ रहे हैं. सेट मेथड के ज़रिए आपने बाक्स बर्थडे को सेट किया, फिर आप उसको प्रिंट कर देते हैं. प्रिंट करने के लिए वही आउटपुट मेथड इस्तेमाल करें जो टुडे के लिए भी इस्तेमाल किया था. तो इट सेज दैट Johann Sebastian's Bach's birthday is month is 3 and the day is 21, and then it goes on to check if today dot get month. अब पहले आपने सिंपली लिख लिया था today dot month, आप सिंपली ये लिख के गुजारा कर सकते थे. गेट मी, आप टुडे डॉट मंथ लिख सकते थे. अब आप टुडे डॉट मंथ नहीं लिख सकते बिकॉज मंथ प्राइवेट है. तो आप क्या कर सकते हैं, आप गेट मंथ, एक गेटर फंक्शन आपने इंप्लीमेंट किया हुआ जिसके जरिए आप मंथ की वैल्यू को गेट कर सकते हैं. सो दैट इज व्हाट यू नीड टू डू नाउ. सो यू राइट टुडे डॉट गेट मंथ इज इक्वल टू बाक बर्थडे डॉट गेट मंथ एंड टुडे डॉट गेट डे इज इक्वल टू बाक बर्थडे डॉट गेट डे. अगर उनके दोनों के महीने और दिन बराबर हैं तो आप कहेंगे हैप्पी बर्थडे जोहान सेबेस्टियन, else you will say happy unbirthday Johann Sebastian, which is the case in this way, in this case. So any questions, any questions, any questions so far? कोई बात समझ नहीं आई, किसी बात की वजाहत दरकार है तो बताइए. ओके, सो इस एग्जाम्पल के अंदर हमने एक सेग्रीगेशन ये कर ली कि हमने चीज़ों को प्राइवेट और पब्लिक में तकसीम कर लिया. हमने ये भी डेमोन्स्ट्रेट करके देखा कि इनपुट मेथड हमने एक डिक्लेयर किया. अच्छा, एक और बात भी आपके ज़रिए, ऑल्दो ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी बट आई वुड इन्फोर्स इट, कि कोई डेटा मेंबर है जिसके लिए आप गेट मेथड लिखते हैं या सेट मेथड लिखते हैं, इज़ इट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट? No, it is all situation dependent and programmer dependent thing. आपकी सिचुएशन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है और एक प्रोग्रामर का प्रोग्रामिंग स्टाइल क्या है, उसके मुताबिक इन चीज़ों में काफ़ी तब्दीली आ सकती है. गेट और सेट फंक्शन ऐसे फंक्शन नहीं होते जो कंपाइलर आपको मजबूर कर रहा है कि लिखेंगे नहीं तो क्लास को मानूंगा नहीं. ये जाहिर है जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में प्रोग्रामिंग का स्टाइल है वो हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम इस किस्म के मेथड्स को फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल कर रहे होंगे. एक और नेचुरल सा सवाल ये हो सकता है कि आपने ये जो सेट मेथड लिखा है ये दो पैरामीटर ले रहा है, मंथ भी और डे भी. नाउ यू माइट ऑल्सो गेट समवन टू असर्ट कि अच्छा आप ऐसा क्यों नहीं करते, जैसे आपने गेट मंथ और गेट डे के नाम से दो अलग मेथड लिखे हैं गेट के लिए, तो सेट के लिए भी दो अलग मेथड लिख लें, सेट मंथ और सेट डे. लिख सकते हैं ना? सर देख सकता हूँ सर, लेकिन डिपेंड करता है हमारे उस पर। ऑब्वियसली हम लिख सकते हैं. इस केस में चूंकि हमने ये वैल्यू सेट ही करनी है और एक मेथड के जरिए सेट हो सकती हैं, सो व्हाट, नो हार्म इन दैट. सो अगेन व्हाट आई एम सेइंग इज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपको कंपाइलर मजबूर नहीं कर रहा कि आपने सेट मेथड लिखना है या नहीं लिखना, लिखना है तो कैसा लिखना है. इट इज ऑल द नीड ऑफ द सिचुएशन एंड योर चॉइस. Okay ji, so we move on to the next example. इस एग्जाम्पल के अंदर हमने यहाँ आपको जो एक कॉन्सेप्ट अगला नज़र आएगा दैट इज़ ऑफ सम ओवरलोडिंग. हमने कुछ मेथड ओवरलोडिंग भी यहाँ पे की है, फंक्शन ओवरलोडिंग. ओवरलोडिंग समझते हैं ना आप क्या होती है? जैसे आप लोग कोर्स के साथ ओवरलोडेड महसूस कर रहे हैं. नहीं सर, लेकिन थोड़ी टेंशन तो है कि सर डेज कम रह गए और आगे मेजर तक जाना है। वो तो आपको है ना, ज़्यादातर को तो नहीं है. नहीं
जी नहीं हुआ अभी तक। पेपर पैटर्न में बुनियादी चीज़ यही कंफर्म होनी है कि पेपर ऑनलाइन होना है या ऑफलाइन होना है। अगर ऑनलाइन हुआ तो आपको पता है कि एक और चीज़ होगी, ऑफलाइन हुआ तो फिर टीचर बनाएगा जैसे भी बनाएगा। तो अभी तक हमें नहीं मालूम। अच्छा, अभी तक ये बात कंफर्म नहीं हुई ऑनलाइन होना है या नहीं बेटा अभी तक हमें नहीं पता। हाँ आई मीन आई डोंट नो, एटलीस्ट आई डोंट नो। हाँ, वो वैसे कह तो रहे थे कि 16 को बताएंगे। तो मुझे तो था कि 16 को ये बताएंगे कि पेपर कैसा जाओगे, ये नहीं था कि अभी तक यही कंफर्म नहीं हुआ कि देखो बेटा पेपर पैटर्न जो होता है ना, अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो ऑनलाइन में मोस्ट लाइकली शायद वही पैटर्न फॉलो करें वो जो पहले था, लाइक एमसीक्यूज़ वाला। और अगर ऑफलाइन होता है तो बुनियादी तौर पे आपको पता है पेपर टीचर ने बनाना होता है, तो जो जिस तरीके से उसने अपने कोर्स को लिया होता है, सो वो अपना पेपर जो है वो उस तरीके से फिर कंडक्ट कर लेता है। सो इट्स फॉर मी यू नो इट इज़ मोर अबाउट, स्टिल मोर अबाउट दिस कि आप थोड़ा सा कुछ सीख लें तो बेहतर है। जी जी। ओके जी। सो यहाँ आपको नज़र आएगा कि हमने एक क्लास डिक्लेयर की है बैंक अकाउंट, राइट। बैंक अकाउंट के बारे में बुनियादी सी बातें आप जानते हैं कि एक सादा सा बैंक अकाउंट जो होता है उसका कुछ बैलेंस होता है, और अगर वो कोई सेविंग अकाउंट है तो उसके साथ कोई इंटरेस्ट रेट एसोसिएटेड हो सकता है, राइट। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट विल बी एसोसिएटेड विद बैंक अकाउंट्स। इट कैन बी एट अ बेयर लेवल वो थोड़ी सी डिटेल हो सकती है, एट अ डीपर लेवल वो बहुत सारी डिटेल भी हो सकती है। एनीवे हम इस बैंक अकाउंट क्लास को देखते हैं। अगेन आपको दो सेक्शंस नज़र आ रहे हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट, ठीक है। अगर आप प्राइवेट सेक्शन को देखें तो उसमें दो वेरिएबल्स हैं, दोनों की टाइप डबल है, एक बैलेंस और एक इंटरेस्ट रेट, ठीक है। बैलेंस मींस कि इस वक्त अकाउंट में कितनी रकम मौजूद है, और इंटरेस्ट रेट से मुराद कि अगर इस अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट लगता है तो उसकी शरह क्या है, ठीक है। और दोनों की टाइप डबल है क्योंकि दोनों में फ्रैक्शनल वैल्यूज आ सकती हैं। उसके बाद आपने एक मेथड भी प्राइवेट डिक्लेयर किया हुआ है विच इज़ फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन का मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर आप इंटरेस्ट रेट को मिसाल के तौर पे परसेंटेज में देते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी इंटरेस्ट रेट 5.5% है, तो फ्रैक्शन के तौर पे क्या होगा 0.055, क्योंकि 5.5% का मतलब है 5.5 डिवाइडेड बाय 100। सो अगर आप उसको फ्रैक्शन में ले लेंगे तो 5.5 इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन इज 5.5% इज 0.055, राइट। सो फ्रैक्शन एक ऐसा मेथड होगा जिसको आप परसेंटेज बतौर इनपुट देंगे और वो उसको सिंपली कन्वर्ट कर देगा फ्रैक्शन में। उसके बाद हम इसके, जी सर ये मेथड को दोबारा मेथड से कॉल करेंगे इसके बाद। जी जी बिल्कुल। अभी हम नीचे जा रहे हैं डेफिनेशन देखेंगे, अभी तो हम सिर्फ टेम्पलेट की बात कर रहे हैं। ओके देन यू सी द पब्लिक पार्ट। पब्लिक पार्ट में आपको एक सेट मेथड नज़र आ रहा है। सेट के अंदर आपने डॉलर्स, सेंट और रेट तीन चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। सो आप जो डॉलर्स का रेट देंगे, सेंट्स डॉलर्स देंगे, जो सेंट्स देंगे और जो रेट देंगे, वो दोनों तीनों चीज़ें जो हैं वो आपके प्राइवेट मेंबर्स को जाके सेट कर देंगी। आपका बैलेंस जो है वो डॉलर्स और सेंट्स का मजमूआ होगा, और इंटरेस्ट रेट में आप अपने रेट को जो है वो प्लेस कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसी मेथड का एक ओवरलोड भी आपने क्रिएट किया हुआ है। ओवरलोड का मतलब बुनियादी तौर पे क्या होता है, दैट द सेम मेथड बट स्टिल विद सम डिफरेंट सिग्नेचर। आमतौर पे पैरामीटर्स में कोई फ़र्क होता है उनमें। तो आप पहले सेट मेथड को अगर आप देखें तो नाम तो वही है, रिटर्न टाइप भी वही है, लेकिन ये 3 पैरामीटर्स ले रहा है। जबकि आप अगले मेथड को देखें तो इसका भी नाम वही है, रिटर्न टाइप वही है, लेकिन ये 2 पैरामीटर्स ले रहा है, राइट। इट इज़ टेकिंग डॉलर्स and no cents and rate, right. So sometimes if the balance is balance is the whole number, तो आपको cents specify करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप इस set method को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो this is an overload of the set method. So ये जो set method है इसके 2 overloads हमारे इस example में exist करते हैं, ठीक है। Then you have this method update. अपडेट एक ऐसा मेथड है कि अगर आपके अकाउंट के ऊपर कोई इंटरेस्ट रेट है, तो जब आप अपडेट मेथड को कॉल करेंगे तो वो इंटरेस्ट रेट के मुताबिक उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसको बैलेंस में ऐड कर देगा, राइट। सो मिसाल के तौर पे जस्ट आपसे एक अकाई का सवाल पूछ लूँ। अकाई का कोई कायदा तो आप जानते होंगे, सुना हुआ है अकाई का कायदा या अकाई का कुलिया? बस नाम शायद सुना ना हो, क्या पता पता है। हाँ, आप में से ज़्यादातर लोगों ने मैथ अंग्रेज़ी में पढ़ा होगा। ना सर, ये सर। नहीं। 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 नहीं
तो मुझे नहीं पता वैसे इकाई के कायदे को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं। या टेंस वाला कहते हैं, टेंस टेबल। नहीं, टेंस टेबल नहीं। अगर अगर 3 लोग हों तो कितनी मिकदार है, अगर 1 हो तो कितनी है, और अगर 15 हो तो कितनी होगी, इसको क्या कहते हैं इस तरह से। आई डोंट नो एनीवे। मैंने तो खैर मैथ उर्दू में पढ़ा हुआ है, तो हम इसको इकाई का कुलियाई कहा करते थे, इकाई का कायदा। चौथी पाँचवीं छठी जमात में ये सवाल आता था, लेकिन खैर चलें इसमें जाए बगैर मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। तो चौथी पाँचवीं का मैथ आपके जहन में होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट बैलेंस $50 है और आपके अकाउंट पे जो इंटरेस्ट रेट है वो 5% है सालाना, यानी साल बाद उसमें 5% इजाफा होता है। आपका अकाउंट बैलेंस है $50 और सालाना इंटरेस्ट रेट 5% है। तो 1 साल के बाद जब आप अपने अकाउंट पे अपडेट मेथड को कॉल करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि 1 साल का मुनाफा उसमें ऐड करके नया बैलेंस कैलकुलेट कर लिया जाए। तो आपका नया बैलेंस क्या होगा? 75। आपका क्या नाम है जिन्होंने 75 आंसर दिया? मेरा नाम हसाम है। हसाम। हसाम कहते हैं जी ये 75 हो जाएगा। एनीवन एल्स? 52.5 52.5। आपका क्या नाम है? मोहम्मद है। अहमद। अहमद कहते हैं 52.5 हो जाएगा। एनीवन एल्स? सर 52.5 ही होगा, तो ठीक है 5% 52.5 ही होगा। ओके, एनीवन एल्स? चौथी पांचवी के मैथ का इम्तिहान है आपका। चलें छठी का भी कर लेते हैं। 50.5। आपका क्या नाम है? 52.5 ही होगा सर। हमजा। ओके, हमजा को 50.5 लग रहा है। और 52.5 किसने कहा? ये सर 52.5 ही बनता है। ज़ाहिर है जी, अगर आपका 50 बैलेंस है और 5% इसके ऊपर इंटरेस्ट है, तो अगर 100 हो तो 5% का मतलब सीधा सीधा 5 है, और अगर 50 है तो 5% का मतलब 2.5 है। तो ये 52.5 ही बनेगा। सो अपडेट का मतलब ये है कि आप उसको साल बाद जब अपडेट करेंगे तो उस हिसाब से उसमें इजाफा हो जाएगा। गेट बैलेंस सिंपली आपको बैलेंस रिटर्न कर देगा, गेट रेट आपको गेट रेट रिटर्न कर देगा। और फिर आपने एक आउटपुट मेथड यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है। अगेन ये आउटपुट मेथड में एक और कॉम्प्लेक्सिटी आपको नज़र आ रही है कि आपने यहाँ एक क्लास भी जो है पास की हुई है, दैट इज़ आउटपुट स्ट्रीम, OS स्ट्रीम। फॉर द मोमेंट मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि अगर आप इसको ना भी पास करें तो इट इज़ ऑल राइट। आपने बेसिकली कंसोल पे प्रिंट करना है, तो कंसोल पे प्रिंट करने के लिए आप डायरेक्टली सी आउट को यूज़ कर सकते हैं। आपके लिए ये स्ट्रीम पास करना उस वक्त ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है जब आप मिसाल के तौर पे फाइल में राइट करना चाहते हैं अपनी आउटपुट को। आम तौर पे हम अपनी आउटपुट एक प्रोग्राम में कहाँ राइट करते हैं? कंसोल पे, स्क्रीन पे। और उसके लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं? हम आउटपुट स्ट्रीम को इस्तेमाल करते हैं, सी आउट मैथड को इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही करते हैं ना हम। जी सर। लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक फाइल में अपनी आउटपुट को राइट कर दें? ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल विद अस। एनीवे, अच्छा, अब मेन के अंदर जाके देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। मेन के अंदर अगर आप देखें तो हमने बैंक अकाउंट क्लास की 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, एक अकाउंट 1 के नाम से और एक अकाउंट 2 के नाम से। ठीक हो गया जी? ऐसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। जी सर ठीक है। ओके जी, स्टार्ट द टेस्ट। हम कहते हैं अकाउंट 1 डॉट सेट 123,99 इसका मतलब क्या है कि हम अकाउंट 1 को $123.99 और 3 उसका हम इंटरेस्ट रेट सेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो उसके बाद हम जब ये सेट करते हैं तो उसके बाद हम सी आउट करते हैं अकाउंट 1 इनिशियल स्टेटमेंट, जो बेसिकली हमें बता देगी कि उसका बैलेंस कितना है और उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना अप्लाई होता है। सो हम लिखते हैं अकाउंट 1 डॉट आउटपुट,
और हम उसको ये सी आउट पास कर रहे हैं। एज आई सेड कि चूँकि हमने सी आउट ही करना है तो सी आउट हम नेम स्पेस, स्टैंडर्ड नेम स्पेस के अंदर से वैसे भी प्रिंट कर सकते हैं, हमें इसको पास करने की ज़रूरत नहीं है। बट एनी वे यू कैन जस्ट सी दैट कि हम यहाँ पे एक क्लास को भी बतौर रेफरेंस पास कर सकते हैं। एनी वे, अच्छा, उसके बाद आप क्या करते हैं कि अकाउंट वन डॉट सेट 105, आपने सेट का दूसरा जो जो उसका ओवरलोड था उसको कॉल कर लिया। इस सूरत में आप कह रहे हैं जी $100 हैं, सेंट नहीं पास किए और इंटरेस्ट रेट 5 सेट कर दिया। ठीक है, अब अकाउंट वन का न्यू सेटअप आप प्रिंट कर देते हैं ये तब्दीली आने के बाद। ठीक है, और उसके बाद आप क्या कहते हैं अकाउंट वन डॉट अपडेट। इसका मतलब क्या है कि $100 अब उसके ऊपर उसमें पड़े हुए हैं, तो आप उसके ऊपर अपडेट जब कॉल करेंगे तो इंटरेस्ट रेट अप्लाई होकर उसका जो बैलेंस होगा वो अपडेट हो जाएगा, और अपडेट करने के बाद आप उसको फिर प्रिंट कर देते हैं। और उसके बाद आप क्या करते हैं अकाउंट टू इज़ असाइंड अकाउंट वन। ठीक है, आप अकाउंट टू को अकाउंट वन ही असाइन कर देते हैं और फिर आप अकाउंट टू को प्रिंट करते हैं। सो वी जस्ट सी what it does for us, and then we will also go in the detail of the code as well. So you see, आपने start of test set किया, account one initial statement, तो आपको पता है कि $123 और 99 सेंट्स का मतलब है कि आपका जो बैलेंस प्रिंट होगा। सी आउटपुट में जाके हम देखते हैं कि आउटपुट कैसे काम कर रही है। दिस इज आउटपुट। ठीक है, आप एक मोमेंट के लिए, मैं अगर आपके लिए ऐसा कर दूं, सी आउट आमतौर पे हम ऐसे ही करते हैं ना, सी आउट। तो अब चूंकि हमने सी आउट को स्ट्रीम पास किया हुआ है तो हम उसको उसका नाम हमने आउट्स रखा हुआ है, तो आउट्स के नाम से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आप इसको ऐसे पास किए बगैर भी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इन तीनों लाइंस को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, सी आउट के लिए हम ओनली प्रिटेज इस्तेमाल करेंगे इसका। कर रहे हैं ना। ठीक होगा फिर। ठीक है, सो हम सी आउट कर रहे हैं अकाउंट बैलेंस और इंटरेस्ट रेट। ठीक हो गया, लेकिन हम साथ में 3 फॉर्मेट स्पेसिफिकेशंस भी कर रहे हैं। पहली ये सी आउट डॉट सेट एफ, हम फील्ड विड्थ जो है उसको फिक्स कर रहे हैं कि जो आपने नंबर प्रिंट करना है उसमें जो मसलन मिसाल के तौर पे एक नंबर है जो 3 डिजिट्स पे मुश्तमिल है, एक नंबर है जो 5 डिजिट्स पे मुश्तमिल है, एक नंबर है जिसमें 2 फ्रैक्शंस हैं, एक नंबर है जिसमें 4 फ्रैक्शंस हैं। तो आप बेसिकली फिक्स करने से ये करते हैं कि तमाम नंबर्स की जो फील्ड विड्थ होगी, मिसाल के तौर पे सबसे बड़ा नंबर जो है उसको 8 डिजिट्स की स्पेस चाहिए अगर, तो तमाम के लिए 8 डिजिट्स की स्पेस आप एलोकेट कर देंगे। एक चीज़ उसके बाद आप क्या करते हैं, एक ये चीज़ है मिसाल के तौर पे आप प्रिसीजन इसकी सेट कर देते हैं कि आपने प्रिसीजन कितनी रखनी है। आप लाइक फ्रैक्शन के बाद आप कितने नंबर्स उसमें देखना चाहते हैं। तो आपने कहा जी हम दो नंबर्स तक लेके जाना चाहते हैं। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये फ्रैक्शन अब इसकी 2 तक जा रही है। इसकी अब देखें 3 है, तो 3 जो है वो सिर्फ 3 लिखा जा सकता है या 3.0, लेकिन आपने जब आपने प्रिसीजन 2 कर दी है तो इसका मतलब है कि ये सब के साथ 2 फ्रैक्शंस का इजाफा अब करेगा। सो दिस इज जस्ट फॉर्मेटिंग। ठीक है, और ये आपने लिखा है शो पॉइंट। इसका मतलब ये है कि अगर पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं भी है, मिसाल के तौर पे 105 जो है इसके साथ पॉइंट बनता नहीं है, लेकिन जब आपने कहा शो पॉइंट, इसका मतलब ये है कि वो लाजमी तौर पे ये पॉइंट ऐड करेगा और बाकी फ्रैक्शंस उसके साथ शो करेगा। सो ये तीनों लाइन तो फॉर्मेटिंग के लिए है। ठीक है, तो आउटपुट का बुनियादी काम क्या है, अकाउंट बैलेंस और इंटरेस्ट रेट को शो करना। फॉर्मेटिंग की ऑप्शंस के साथ आप प्ले करके बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फॉर्मेटिंग जो है वो क्या कर रही होती है। अच्छा, अब सेट मेथड को भी देख लें। सेट मेथड को जब आप देते हैं डॉलर्स, सेंट्स और रेट, तो सबसे पहले तो वो चेक करता है कि डॉलर, सेंट और रेट तीनों की वैल्यू नेगेटिव ना हो। अगर नेगेटिव है तो वो आपको कह सकता है जी ये इलीगल वैल्यूज़ हैं, मनी नेगेटिव नहीं हो सकती। वट एवर, ये आपकी अपनी चेकिंग है जो आप उसमें करना चाहते हैं। अदरवाइज आप क्या कहते हैं, बैलेंस इज इक्वल टू डॉलर्स प्लस 0.01 इंटू सेंट्स। Do you get this statement? अच्छा, आप ऐसा करें यार, 1 मिनट ज़रा होल्ड कीजिएगा। आई हैव टू स्विच माय प्लेस।
टू डिस्प्ले। असल में मेरे बेटे ने आहिस्ता से मेरे कान में कहा है कि आप बराए मेहरबानी दूसरे कमरे में चले जाएं ताकि हम सुकून से सो सकें। तो अब मैं दूसरे कमरे में आ गया। ये उनकी मेहरबानी है यार, वो सो रहे हैं। असल में ये था कि इतनी जल्दी नहीं सो जाते, इतनी देर से सोते हैं वो। बुनियादी तौर पे यानी यूं कह लें कि लेट सोते सोते उन्होंने रात को 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सुबह 7 बजे भी सोने लग गए, 8 बजे, फिर 9 बजे, फिर 10 बजे। ये घुमाते घुमाते अब वो इसको शाम 7-8 बजे पे ले आए हैं। Okay, so do you understand this statement again? Balance is equal to dollars plus 0.01 into cents. सर ये थोड़ा रिव्यू करा दें इसका। आपको ये देखना है कि आप सेंट्स को 0.01 से मल्टीप्लाई करके डॉलर्स में ऐड कर देते हैं। तो क्या इससे आपका बैलेंस कैलकुलेट हो जाता है कि क्या बैलेंस है? आप सेंट्स को 0.01 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? सर सेंट्स को अगर आप कहते हैं कि आप इसको वैल्यू देते हैं ना $123 और 99 सेंट, ये दोनों वैल्यूज अलग अलग हैं, ठीक है? $123 और 99 सेंट दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं, ठीक है? आप इन दोनों वैल्यूज को इकट्ठा करके एक ही वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं, तो ये बेसिकली होनी चाहिए 123.99, ठीक है ना? सो बेसिकली आप 99 को, चूंकि वो आपको पता है ना दैट्स फ्रैक्शन, ठीक है? सो आप उसको बेसिकली 0.01 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और फिर डॉलर्स में ऐड करते हैं, तो वो 123.99 बन जाता है। दैट्स व्हाट इट इज, ठीक है? और इंटरेस्ट रेट को आप सिंपली रेट असाइन कर देते हैं। इसी तरीके से अगर आपने सिर्फ डॉलर और रेट स्पेसिफाई किया तो उस सूरत में आपको बैलेंस को सिर्फ डॉलर ही असाइन करना है। आप सेंट्स चुके हैं ही नहीं तो आपको उसको कन्वर्ट भी नहीं करना। गॉट इट? अच्छा, फिर अपडेट है। अपडेट के बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं कि अपडेट का काम क्या है। उसने सिंपली बैलेंस के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है उसके मुताबिक इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसमें ऐड कर देना है, बैलेंस को अपडेट कर देना है, ठीक है? तो अब आप देखिए कि बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस प्लस फ्रैक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट इनटू बैलेंस। बैलेंस में आप इजाफा कर देंगे बैलेंस का कि उतनी फ्रैक्शन जितना कि इंटरेस्ट रेट है। अब इंटरेस्ट रेट चूंकि परसेंटेज में है तो आपको उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट 10% है तो फ्रैक्शन कितनी होगी? 10/100.1, ठीक है? तो फ्रैक्शन में आप सिंपली परसेंट जो वैल्यू है आपकी, लाइक ये वाली, उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। दैट्स इट, राइट? सो अगर आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% है तो और बैलेंस 50 है तो यू विल बी राइटिंग 50 प्लस 10/100 विच इज 0.1 इंटू 50। सो 50 का 0.1 कितना बनेगा? 5। 50 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? यस, इट विल बी 5, राइट? एंड सो 50 प्लस 5 इट विल बी 55। ठीक हो गया जी? ओके सर। If you have any problem so far, please let me know. So इसमें प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स के साथ थोड़ा सा हल्की फुल्की, कहीं आपको हल्की फुल्की लॉजिक भी घूमती फिरती नज़र आई है। सो अगेन इफ़ यू लुक एट द फ्लो ऑफ दिस, यू सी कि आप अकाउंट 1 के अंदर वैल्यू को सेट कर रहे हैं। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके जी, सो यू कैन हियर मी नाउ? यस सर। ओके, अच्छा, अब ये मैंने ये तो ऑफ कर दिया था माइक, राइट? ओके, ठीक है, ठीक हो गया। ओके, सो
सो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आपने ये देखा कि हमने एक तो सेट मेथड के दो ओवरलोड्स क्रिएट किए, ठीक है। आउटपुट मेथड को हमने जो आउटपुट स्ट्रीम है वो क्लास को एज अ रेफरेंस पास भी किया, ठीक है। और इसके अलावा छोटी मोटी जो इसके अंदर ट्वीक्स थी वो प्राइमरीली जैसे फ्रैक्शन का इस्तेमाल है। आपने देखा कि आप जो प्राइवेट मेंबर्स हैं उनको और पब्लिक मेंबर्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसकी एक रिविजिटिंग भी थी इसके अंदर। अगेन जो फ्रैक्शन मेथड है मिसाल के तौर पे ये एक ऐसा मेथड है जो कि प्राइवेट है, तो फ्रैक्शन मेथड को आप डायरेक्टली मेन के अंदर कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। आप अगर कॉल करेंगे तो पब्लिक मेथड ऑफ द सेम क्लास उसी के थ्रू कर सकेंगे, राइट। So I hope you understood this example as well. अगर आपको इस एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम है, कोई बात समझ नहीं आई, किसी बात को आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूं, तो लेट मी नो नाउ, देन वी विल मूव ऑन। सर आगे अब ये सवाल अब्दुल रहमान के लिए नहीं था, सॉरी बहुत हार्ड वाली आ गई है। आपके लिए भी नहीं है। ये जो आखिरी भाई हैं इनका क्या नाम है जिनको आ गई है? अच्छा, आप हसाम है, ठीक है। और हसाम के लिए भी ये सवाल नहीं था। तो बाकी क्लास को समझ आ गई है? कोई सवाल नहीं है? फिर सोच लीजिए, अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। कोई बात आप चाहते हैं कि दोहरा दी जाए तो बता दीजिए। कितने अच्छे बच्चे हैं आप, बिल्कुल तंग नहीं करते। ओके जी, सो वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एग्जांपल नाउ। इस एग्जाम्पल में अब हम कंस्ट्रक्टर्स का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जिसका अब्दुल रहमान इंतज़ार कर रहे थे। तो अगर आप इस एग्जाम्पल को ज़रा गौर से देखें तो इसमें जो प्राइमरी फ़र्क आपको नज़र आएगा वो यहाँ ऊपर पब्लिक में नज़र आ रहा है कि आपने कंस्ट्रक्टर भी 3 बनाए हुए हैं। सो कंस्ट्रक्टर एक आम मेथड ही की तरह होता है, लेकिन उसमें जो शराइत लागू होती हैं वो ये कि एक तो कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा वही होता है जो कि क्लास का नाम होता है। सो अगर आपने क्लास के नाम से मेथड बनाया हुआ है तो इसका मतलब है कि वो लाजमी तौर पर कंस्ट्रक्टर है। दूसरी बात यह कि इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, वॉइड भी नहीं होती। तो कंस्ट्रक्टर से पहले कुछ नहीं लिखा जाता, ना इंट, ना फ्लोट, ना कैरेक्टर, ना स्ट्रिंग, ना वॉइड, कुछ भी नहीं, राइट। और एक और चीज़ जो इसकी मेथड से बिल्कुल सिमिलर है वो ये कि कंस्ट्रक्टर को आप ओवरलोड कर सकते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे मेथड्स को ओवरलोड कर सकते हैं। तो यहाँ आपने इस एक कंस्ट्रक्टर के 3 ओवरलोड्स क्रिएट किए हुए हैं, एक जो 3 पैरामीटर्स ले रहा है, एक जो 2 ले रहा है और एक जो कुछ भी नहीं ले रहा। अच्छा, पिछली एग्जाम्पल में हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं डिक्लेयर किया था, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि हम कोई कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर ना करें और फिर भी काम हो जाए? तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। अगर आप कोई कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर कंपाइलर खुद ही सप्लाई कर देता है, उसकी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करते हैं जो कि कोई पैरामीटर्स ले रहा होता है जैसे ये, तो फिर ज़रूरी है कि आप एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी खुद डिक्लेयर करें अगर आपको उसको इस्तेमाल करना है। बिकॉज अगर आप कोई कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करते हैं तो फिर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर सप्लाई नहीं करेगा। अगली बात कि कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है। क्या कोई बताना चाहेगा कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है? सर इनिशियलाइज करा दो सर वैल्यूज़ को, मतलब जो एट्रीब्यूट्स होते हैं क्लास के उन सबको इनिशियलाइज कराता है। ना कराए तो कंस्ट्रक्टर नहीं होगा। सर कंस्ट्रक्टर तो ऑलवेज प्रेजेंट होता है, क्योंकि सर अगर हम नहीं लिखते तो डिफ़ॉल्ट होता है। नहीं, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम वैल्यूज़ को इनिशियलाइज ना करवाएं कंस्ट्रक्टर में
तो क्या फिर हम उसे कंस्ट्रक्टर नहीं कहेंगे? नहीं नहीं सर, तब भी कहेंगे सर। हाँ, तो फिर ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि अगर हम फिर ज़रूरी बात बताइए कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, यानी जो डेफिनेशनल हो। सर कंस्ट्रक्टर इज अ सर मेथड दैट विल कंस्ट्रक्ट वैल्यूज लाइक विद वेरिएबल्स ऑफ अ क्लास। Sir, it is a special method that we use to construct a class. कि जी कंस्ट्रक्टर बुनियादी तौर पे ऑब्जेक्ट्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स को कंस्ट्रक्ट कब और कहाँ क्या किया जाता है? मिसाल के तौर पे आप मेन में आए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप जब क्लास का नाम लिखते हैं और उस टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं तो आप ऑब्जेक्ट्स कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट्स बना रहे होते हैं। तो जब आप ऑब्जेक्ट्स कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तब आपको कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत होती है। अब यहाँ अगर आप देखें तो आपने दो ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर किए हैं, एक ये अकाउंट 2 के नाम से जिसके आगे कुछ नहीं है, पैरेंथेसिस भी नहीं है, ये खाली कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल कर रहा है जो कि ये वाला कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जब आप सादा ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं जिसके अंदर जिसको आगे आप पैरेंथेसिस भी नहीं लिख रहे होते, तो आप उस सूरत में ये सादा कंस्ट्रक्टर एम्प्टी कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ ये आप ये महसूस कर सकते हैं कि जब इस अकाउंट के आगे पैरेंथेसिस लिखी हैं तो इसमें आपने कुछ नहीं देना तो एम्प्टी दे दें। तो आमतौर पे सी प्लस प्लस ये नोटेशन इस्तेमाल इसलिए नहीं करती बिकॉज इट गेट्स कन्फ्यूज्ड विद मैथड्स, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट ये जो पैरेंथेसिस का इस्तेमाल है वो उसको मैथड्स में लेता है, तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते। तो अगर हमें कुछ देना है तो फिर तो हम पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये जो डेक्लेरेशन है ये इसका एक ये वाला ओवरलोड इस्तेमाल कर रही है जिसमें हम दो वैल्यूज़ दे रहे हैं, दिस वन। तो आपके पास तीन तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की फैसिलिटी मौजूद है। आप तीन वेरिएबल्स देकर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, दो वेरिएबल्स दे के ऑब्जेक्ट, दो वैल्यूज़ दे के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और बगैर कोई वैल्यू दिए भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहली लाइन में आप इसकी दो फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले आप एक ऐसा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जो कि दो वैल्यूज़ लेके काम कर रहा है, और दूसरे सूरत में आप एक ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जो कोई भी वैल्यू नहीं ले रहा। वैल्यू को इनिशियलाइज करना है या नहीं करना है ये बात डिपेंड करती है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। जैसे आपने ये ऑप्शन भी दी हुई है कि बगैर वैल्यू के भी ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, और आपने ये ऑप्शन भी दी हुई है कि दो वैल्यूज़ दे के भी हो जाएगा और तीन वैल्यूज़ दे के भी हो जाएगा। एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन सो फार? No, sir. एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको यहाँ पे नज़र आएगी कंस्ट्रक्टर के साथ, वो ये है, ये देखिए और ये देखिए, इनमें क्या फ़र्क है? एक कंस्ट्रक्टर है और एक सेटर है। जी, एक तो कंस्ट्रक्टर है और एक वैल्यू सेट कर रहा है। तो हाउ डू यू फील अबाउट दिस कि आपके पास एक कंस्ट्रक्टर है जो ये तीन चीज़ें ले रहा है और एक सेटर भी है जो ये तीन चीज़ें ले रहा है, और हैविंग सेड दैट आपके पास एक और कंस्ट्रक्टर है उसका ओवरलोड है जो दो चीज़ें ले रहा है, डॉलर और रेट, और सेटर का भी ओवरलोड है जो दो चीज़ें ले रहा है। So do you feel like isn't it redundant or what, or are they or is the existence of both of these types justified? सर इफ आई सर मेरे ख्याल सर ये है कि अगर इन स्टार्टिंग में ही हमने कोई वैल्यूज डिफाइन करनी है तो उसके लिए हम ये करेंगे, अगर बाद में जाकर हमने चेंज करनी है तो उसकी वजह से हम कर देंगे सर। So you feel it is justified? यस सर। Is there anyone who feels that I'm not sure whether it is justified or not? मेरे ख्याल में नहीं है What do you feel? सर। ऐसे मेरा जो सवाल था वो इससे मिलता जुलता ही था, जी जी ऑलमोस्ट 90% में जी। जी जी तो जी जी पूछिए। satisfied
सेटर हम स्पेसिफिकली इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम कंडीशन लगा देते हैं ज़रा थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफाई करने के लिए ऐसा हम्म। पर सर मैं जब कंस्ट्रक्टर लिख रहा था तब मैंने देखा कि मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर भी किसी वेरिएबल के ऊपर कंडीशन लगा सकता हूँ जी जी। तो फिर आपने उसका जवाब भी दिया कि दैट पे डिपेंड करता है कि कोई वर्क साइड पे नहीं रहता कोई आप आगे लगा काम चल जाएगा देखिए, कंस्ट्रक्टर में पहले आप हमें ये तय कर लेना चाहिए कि एक कंस्ट्रक्टर में और एक सेटर में फ़र्क क्या है। ओके सो व्हाट डू यू थिंक इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ कंस्ट्रक्टर एंड, अब यहाँ आपको नज़र आ रहा है ना कि सेटर के दो ओवरलोड हैं और बिल्कुल वैसे ही दो ओवरलोड्स कंस्ट्रक्टर के भी हैं, ऐसा ही है ना। यस सर तो यहाँ हमें एक फ़र्क, हमारे जहन में कॉन्सेप्चुअल फ़र्क वाज़े होना चाहिए, जो हम बता सकें कि हाँ ठीक है, ये दो ओवरलोड्स कंस्ट्रक्टर के भी हैं और ऐसे ही दो ओवरलोड सेटर के भी हैं। तो अब होना ये चाहिए कि जो बुनियादी तौर पे सेट है, क्या वो कोई वैल्यू ऐड कर रहा है, हैविंग द फैक्ट कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी मौजूद हैं जो ये वैल्यूज सेट करने की सलाहियत रखते हैं। क्या उन कंस्ट्रक्टर्स की मौजूदगी में ये सेट के जो दो ओवरलोड्स हैं, क्या ये कोई वैल्यू ऐड करने की सलाहियत रखते हैं या नहीं। अगर नहीं रखते तो फिर इन्हें नहीं होना चाहिए, और अगर रखते हैं तो ठीक है। तो क्या आप ये बता सकते हैं, कह सकते हैं कि ये क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं जो कंस्ट्रक्टर नहीं कर सकता। तो उस हिसाब वेट करें जी। तो उस हिसाब से देखा जाए कि तो सेम ही काम है दोनों का, जो मतलब वो जो काम कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं। सो यू फील लाइक कि सेट जो है वो कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, गिवन दैट कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर भी मौजूद है उसी तरह का। जी सर। आपको भी ऐसा ही लगता है अब्दुल रहमान? सर आपने वैसे में कहा था कि गूगल पहले कहना चाहिए तो मैंने गूगल पर किया तो वो कह रहा है कि हमें ऑब्जेक्ट की स्टेट मेंटेन करने के लिए जैसे सजीन पहले कह रहा था कि बाद में आप अपडेट कर सकते हो तो कंस्ट्रक्टर्स ऐसा नहीं कर सकते सेटर से हम ऐसा कर सकते हैं आर यू श्योर अबाउट दिस? आई गूगल इट सर यू गूगल्ड इट, बट डू यू फील लाइक इट इज कन्विंसिंग और नॉट? आपने जो जवाब दिया वो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया, बट आई गॉट योर पॉइंट जो आप कह रहे हैं। आप कन्विंस हुए नहीं हुए? इतनी अच्छी तरह नहीं हुआ बट ओके, look, constructor is a one time utility, right? कंस्ट्रक्टर आप सिर्फ तब इस्तेमाल करेंगे जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। एक ऑब्जेक्ट एक ही बार क्रिएट होता है, दो बार नहीं होता, राइट? यस सर अगर आप उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करके दोबारा क्रिएट करते हैं तो वो जो दोबारा क्रिएट किया वो एक नया ऑब्जेक्ट है, उसका पिछले ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, राइट? सो एक ऑब्जेक्ट एक ही बार क्रिएट होता है। क्रिएट करते हुए आपको ये फैसिलिटी दी जा रही है कि आप इसकी वैल्यूज़ को स्पेसिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, खाली रखना चाहें, ना देना चाहें तो भी कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप सिर्फ डॉलर और रेट देना चाहें तो भी दे सकते हैं, डॉलर सेंट रेट तीनों देना चाहें तो भी दे सकते हैं, और अगर कुछ भी ना देना चाहें तो भी कर सकते हैं, राइट? यानी आप एक बैंक में जाते हैं, ठीक है, वो आपसे कहता है जी अच्छा आप की जो बैलेंस की इंफॉर्मेशन है वो अभी हमें नहीं चाहिए, हम आपकी पर्सनल डिटेल्स लेके बैंक अकाउंट ओपन कर देंगे, बैलेंस बाद में हम सेट करेंगे इसका। एक बैंक आपसे ये कहता है नहीं, आप साथ 500 रुपये भी रखेंगे, साथ ही 500 का बैलेंस भी सेट, यानी पॉलिसी की बात कर रहा हूँ ना, ये पॉलिसी मैटर है, राइट? इट इज़ंट कि जी अच्छा पैसे नहीं होंगे तो बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा, बैंक अकाउंट तो खुल जाएगा, डेटाबेस में एंट्री करनी है हो जाएगी, राइट? सो दिस इज द पॉलिसी थिंग। अच्छा, अब ये हो गया अकाउंट, ओपनिंग ऑफ द अकाउंट। दूसरी चीज है मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट, जो अभी आपने डायरेक्ट गूगल से पढ़ा, वो क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट की स्टेट मेंटेन करने के लिए, यही कहा ना आपने? यस सर तो ऑब्जेक्ट की स्टेट मेंटेन करने का क्या क्या मुराद है? जैसे आप एक अकाउंट को मेंटेन करते हैं, आपका बैलेंस कभी बढ़ भी जाएगा, आप मिसाल के तौर पे एक दिन बैंक जाते हैं, कहते हैं ये 10 रुपये मेरे पास और आए हैं, 10 रुपये भी मेरे अकाउंट में जमा कर दें,
तो क्या आप कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे? नहीं सर, उस टाइम तो फिर यानी स्टार्टिंग यानी यानी ये मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की हद तक बात कर रहा हूं, ठीक है? तो बुनियादी तौर पे आप उस वक्त, अगर आपने कंस्ट्रक्टर उस वक्त, यानी इसको सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर लीजिएगा, ठीक है? अगर आपने अकाउंट पहले बना दिया था तो अकाउंट नहीं बनेगा, अब सिर्फ अकाउंट की स्टेट में तब्दीली होगी. So you will need that set kind of a method there. Do you get it or not? समझ आया। So a constructor is a one-time utility which will only be used when you are creating an object. Whereas if you want to make any updates in that object, you will need set, and you can call set anytime, whenever during the lifetime of the object, anywhere, anytime, in any way. ठीक हो गया? ठीक है सर। बाकी सारी क्लास बिल्कुल वही है जो पहले थी, ठीक है? सो आई एम नॉट गोइंग टू, यानी जो बेसिकली सेट का कोड है, जो सेट के दो ओवरलोड्स का कोड था, वही कोड एग्जैक्टली कंस्ट्रक्टर्स का भी है, ठीक है? सो देयर इज नो डिफरेंस रियली, एंड दैट्स इट. दैट प्रीटी मच इज इट. If you have any question, if you have any confusion, you can ask that now before we move on. तो अब्दुर्रहमान, सजील और हसाम के अलावा किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए. कितने लोग हैं आज हमारे साथ क्लास में? माशाल्लाह. अच्छा, पहले काफ़ी सारे थे, अब तो थोड़े ही रह गए. नहीं, अब तो 23 ही रह गए हैं. पहले मेरे ख्याल 35-40 थे. हाँ, लोग बोर हो जाते हैं ना. या किसी का कोई मैसेज भी आया हुआ है? अच्छा, नमाज़ पढ़ने भी कुछ लोग चले गए हैं यार. 8:28 का वो तो. जी जी. नहीं नहीं, नमाज तो वक्त पे पढ़ लेनी चाहिए यार. हर बंदा मेरे जैसा गुनहगार तो नहीं होता ना. आप नहीं, माशाल्लाह और भी लोग जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता. अब थोड़े और कम हो गए, 23 रह गए. मुझे निकाल दे तो 22 रह गए. एनीवे, हाँ ओके, चलिए जी आगे चलते हैं. सॉरी, जिस तरह आपने बुक शेयर की हुई है जिसकी आप बात कर रहे थे। नहीं, मैंने अभी अपलोड नहीं की यार, मुझे याद नहीं रहा कब मैंने इसके वैसे प्रोग्राम्स तो अपलोड कर दिए थे कल, तो वो अपलोड कर दूंगा. बल्कि मैं अभी इसको लगा देता हूँ, साथ ही हो जाए तो बेहतर है. बुक का नाम क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग विद C++. सर वैसे कोई आपको डेट बताई गई है एक्सपेक्टेड कि कब आएगा कोई टॉपिक? बेटा, ये इन्फॉर्मेशन मोस्ट लाइकली आप तक हमसे पहले पहुंच जाएगी. सर क्योंकि जल्दी करें ना, देखें हफ्ते 2 हफ्ते रह गए हैं सिर्फ, अभी 3-4 दिन में मेरे ख्याल ईद शुरू हो जाएगी, क्योंकि इससे 1-2 दिन पहले ईद शुरू हो जाती है, तो आगे भी फिर 3 दिन ईद चलेगी, आगे 3-4 दिन रह जाएंगे फिर.
ईद शुरू हो जाती है तो ईद ख़त्म कब होती है फिर? जी सर। ईद ख़त्म कब होती है फिर? सर ईद खत्म ईद के चौथे दिन होती है। तो आपकी तो सारा साल ईद चलती है। रिस्ट्रिक्शन की है 3 दिन वाली। हम्म। आपकी तो सारा साल ईद चलती है। सर मेरे वालों ने कह दिया कि सर मेरे तो घर वालों ने कह दिया अगर तुम कुर्बानी के जानवर के करीब भी गए तो तुम्हें पकड़ लिया जाएगा। तो नहीं, आपको क्यों कह दिया कुर्बानी के जानवर के करीब जाने से? आपको मारता है वो? नहीं सर उन्होंने कहा है ना तुम्हारे पेपर है तुम पेपर की तैयारी करो। अच्छा अच्छा, सही सही सही, ठीक ठीक, सही है। तो खैर वो तो आपने उन्हें बता देना था जी, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो मैंने नहीं करनी। तो अब मुझे कमरे में आपसे बेजा में रख भी लेंगे तो मुझे फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता, तो इसलिए जाने दें। नहीं सर कर रहे हैं तैयारी। हाँ हाँ, ईद की तैयारी तो ज़ाहिर है आप कर ही रहे हैं, ईद तो शुरू हो गई है तकरीबन आपकी। तो मैं पेपरों की बात कर सर रहा हूँ। ईद की नहीं पेपरों की बात कर रहे सर। हाँ, पेपरों की तैयारी दो चार लोग कर रहे हैं, मुझे पता है। जी सर। सर एक फंक्शन दिखाना था आपको एक प्रोग्राम दिखाना था। जी जी। 2 महीनों से नहीं हुआ। जी जी, बताइए। दिखाइए दिखाइए, बस हमें ये है कि आज अपना काम भी पूरा करना है ये वाला। तो काम भी बहरहाल पूरा करेंगे, भले ही 10 बज जाए। फिर आप अगर थोड़ा हमें यही था तो सर अगर आप रिप्लाई नहीं देते आज तक। बस मेरी तरफ से वैसे जवाब ही है। ओके जी, ये किताब हो गई अपलोड, तो दोनों क्लासेस मैंने का। स्क्रीन भी शेयर कर दिया। जी जी, मैं देखता हूँ। आपने स्क्रीन, जी जी दिखाइए। जी। तो सर हम लास्ट टाइम आपने मुझे कहा था कि इसको पैरामीटर में लिख दो और फिर आप इसकी वैल्यू एक्सेस कर पाओगे तो फिर भी नहीं हो रहा था ये एरर आ रहा था। कैलकुलेट पेरीमीटर, डबल परपेंडिकुलर, डबल बेस और डबल फंक, डबल परपेंडिकुलर, डबल बेस। ये फंक क्या है जी? फंक दिखाइए। ये तो ये क्या है मेरा एक ये मेरा कैल एच ये वाला फंक्शन जो यहाँ पे डिक्लेयर किया गया मैं एक फंक्शन पास कर रहा हूँ। अच्छा, ऊपर आया ना? नहीं, तो फंक क्या है? FUNC जो लिखा हुआ है आपने। वो मैंने पैरामीटर का नेम दिया ना यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ पैरामीटर के नेम। यार, फंक के नाम से कोई, हाँ हाँ, सर यहाँ पर मैं ना पैरामीटर ना ना नाम से ना, स्क्रीन पे आप यहाँ पे फिर ये पूरा इस तरह मत लिखिए। ये फंक्शन इवैल्यूएट होके आपको डबल देता है ना, तो ये डबल FUNC लिख दिया मिसाल के तौर पे आगे, तो आगे ये बाकी चीज़ें ना ना लिखें इसके आगे। ये फंक के आगे जो लिखा हुआ है इसे हटा दें। कॉल करते हुए ये बताना ज़रूरी है, कॉल कहाँ कर रहे हैं इसे? इसको कॉल यहाँ पे किया गया पहला पैरामीटर ओ, परपेंडिकुलर दूसरा बेस ओ और तीसरा भाई, ये की बनाया हुआ है कैलकुलेट यहाँ पे पेरीमीटर आपको डबल रिटर्न। अच्छा, हाँ अब पैरामीटर पेरीमीटर ने रिटर्न क्या करना है? परपेंडिकुलर प्लस सर बेस प्लस कौन से पैरामीटर हाँ पर। ये करना है और फंक्शन से थ्रू जो इवैल्यूएट होके आएगा मतलब हमें पैरामीटर्स बताने थे एक ट्राइंगल के तो 3 पैरामीटर्स थे ए बी सी तो सी यहाँ से आया यार देखो भाई शरीफ आदमी, ये सिर्फ FUNC लिखो। हाँ ठीक है, सिर्फ FUNC लिखो यहाँ भी। यहाँ हाँ। ओके अच्छा, अब चलाओ ज़रा, देखें क्या बम फूटता है। अब क्या कहते हैं? हाँ चल पड़ा सर फंक्शन चल पड़ा तो ये आपने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश की हुई थी। नहीं मुझे पता नहीं था ना आपने
ये मैंने तो आपका प्रोग्राम थोड़ा सादा करवाया है, आपने तो बहुत खुशबू मसाले डाले हुए थे इसके अंदर। नहीं पता नहीं था सर कैसे करना, बस आप पता चल गया? आपको पता। यस सर, थैंक यू। चले, अच्छा जी, अगली मिसाल देख रहे हैं अब हम। अगली मिसाल के अंदर जो कॉन्सेप्ट हम बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं वो है एक तो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया था इनकैप्सुलेशन। तो क्या अब आप बता सकते हैं कि इनकैप्सुलेशन क्या होती है? चीज़ होती है जी बताइए। सर, मेंबर्स को प्राइवेट डिक्लेयर करके उन्हें अपने तरफ से सेट ऑपरेटर सेट करके प्रोसेस करवाना, उन्हें डिस्प्यूट प्रोटेक्ट करवा देना। I think you can have a little better way to say what encapsulation is. Encapsulation कोई और बताना चाहेगा encapsulation क्या होती है? सर इनकैप्सुलेशन के अंदर हम अपने कोड को इनकैप्सुलेट करते हैं, इनको प्राइवेट और डिफरेंट मॉडिफायर्स की मदद से, डिफरेंट एक्सेस मॉडिफायर की मदद से हम अपने कोड को इनकैप्सुलेट करते हैं, और ये प्रोसेस इनकैप्सुलेशन है। Okay. Encapsulation, आप लोगों ने कैप्सूल का लफ्ज़ सुना होगा, कभी कभी आपको कैप्सूल खाना भी पड़ता है। आपने एमॉक्सिल सब ने खाया होगा शायद कभी ना कभी, या एमपी क्लॉक्स। खाया नहीं है सर वैसे। अच्छा, चलें, पता है, सो दैट्स गुड। ए कैप्सूल बेसिकली क्या होता है? कैप्सूल इज समथिंग विच इज इनकैप्सुलेटिंग समथिंग इन इट। अब मिसाल के तौर पे आप अगर किसी कैप्सूल को देखें तो वो एक कवर है जिसके अंदर कोई दवाई डाल के छुपा दी गई है। उस दवाई का रंग क्या है, उसकी खुशबू कैसी है, उसका जायका कैसा है, उसकी मिकदार कितनी है, ये सब चीज़ें आपने उस खौल के अंदर डाल के उसको छुपा दिया। लेकिन जब आप उस कैप्सूल को इस्तेमाल करेंगे तो उसके तमाम फ़वाइद आपको मिल जाएंगे। ठीक हो गया? तो इनकैप्सुलेशन का मतलब ये होता है कि आप एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के मुतल्लिक जितनी डिटेल है और जितने फीचर्स हैं, जितने फंक्शंस हैं, आप उनको एक क्लास के टेम्पलेट के अंदर बंद कर देते हैं। ठीक है? दैट इज व्हाट इनकैप्सुलेशन इज, कि किसी चीज़ को कवर अप कर देना, किसी चीज़ को रैप कर देना, किसी चीज़ को किसी चीज़ के अंदर बंद कर देना, छुपा देना, इकट्ठा कर देना, ग्रुप कर देना। दैट इज इनकैप्सुलेशन। अच्छा, अब इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट मिलता जुलता है जिसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, मसलन हमने जो लेगेसी डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा, मिसाल के तौर पे एक बहुत कॉमन डेटा टाइप है इंट। यू ऑल नो अबाउट इंट। ठीक है, कि आपने किसी इंटीजर को स्टोर करना है तो आपके पास एक डेटा टाइप है इंट के नाम से, जिसे आप क्रिएट करके उसके अंदर आप कोई चीज़ स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इंट डेटा टाइप जो है, इंट डेटा टाइप जो है, इसको हम एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कहते हैं। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्यों कहेंगे हम इसे? देखिए, किसी भी डेटा टाइप के मुतल्लिक दो चीज़ें अहम होती हैं। एक कि उसके अंदर क्या वैल्यूज़ स्टोर की जा सकती हैं, और दूसरा उसके ऊपर क्या ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। राइट? सो अब हम जानते हैं कि जो एक इंट है उसके अंदर 0 1 2 3 सो ऑन, -1 -2 सो ऑन, राइट, ये वैल्यूज स्टोर की जा सकती हैं। और हम जानते हैं कि उसके ऊपर ऑपरेशंस क्या परफॉर्म किए जा सकते हैं, कि इंटीजर्स के दरमियान एडिशन हो सकती है, यानी अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं, कुछ कंपैरिजंस किए जा सकते हैं। सो हमें मालूम है कि इंट जो है वो एक डेटा टाइप है जिसके अंदर सर्टन वैल्यूज़ को स्टोर किया जा सकता है और उसके ऊपर सर्टन ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। ठीक है, so we know what can be done with an integer, but ये वैल्यूज स्टोर कैसे हो रही हैं और
जो ऑपरेशंस इसके ऊपर परफॉर्म किए जा रहे हैं वो ऑपरेशंस कैसे इम्प्लीमेंटेड हैं, this is not what we are concerned about, and this is something that we don't know, and we, even if we don't know, we can still work with it, right? So जो implementation detail है वो हमसे छुपा दी गई, लेकिन वो क्या कर सकता है ये हमें बता दिया गया. So what an integer is capable of doing, उसमें क्या वैल्यूज आ सकती हैं, क्या ऑपरेशन हो सकते हैं. So what का हमें पता है, लेकिन how कि वो वैल्यू स्टोर कैसे हो रही हैं और ये ऑपरेशंस कैसे इम्प्लीमेंट हुए हमें, ये हमें नहीं मालूम, इसके बारे में हम कंसर्न भी नहीं है. सो हमने इस डिटेल को, हाउ की डिटेल को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया या छुपा दिया. तो हम कहते हैं कि इंटीजर एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है. यू गॉट माई पॉइंट? यस सर. ओके. अच्छा, इसी तरीके से अगर हम एक क्लास को लें तो क्लास आप जानते हैं कि एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है. अपेरेंटली हम उसे एब्स्ट्रैक्ट इसलिए नहीं कहेंगे कि उसमें सारी चीज़ें हम खुद ही लिख रहे होते हैं, सारी चीज़ें खुद डिफाइन कर रहे होते हैं. लेकिन अगर हम एक क्लास को भी एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के तौर पे इमेजिन करना चाहें तो इसका मतलब ये होगा कि उसके अंदर बैकएंड पे चीज़ें कैसे हो रही हैं, अगर उनमें कोई तब्दीली की जाती है तो अगर उस तब्दीली का असर फ्रंट एंड पे रिफ्लेक्ट नहीं होता तो हम कहेंगे कि हमने उसको भी एब्स्ट्रैक्ट बना दिया है. मिसाल के तौर पर हमने अभी जो बैंक अकाउंट की क्लास पहले डिक्लेयर की थी उसमें बैलेंस के नाम से एक वेरिएबल था, ऐसा ही है ना. अच्छा, अब हम करते क्या थे कि जब मेन के अंदर से उसको वैल्यूज देते थे तो दो वैल्यूज देते थे, डॉलर की अलग देते थे और सेंट की अलग देते थे. ठीक है. और जब बैलेंस को वो वैल्यू असाइन की जाती थी तो वो डॉलर प्लस 0.01 इंटू सेंट करके ऐड करके उनको असाइन कर देता था. राइट? अच्छा, अब अगर हम ये करें कि बजाय इसके कि हम एक डबल टाइप का वेरिएबल बैलेंस बनाएं, अगर हम क्लास में भी दो वेरिएबल बना लें, डॉलर पार्ट के लिए अलग बना लें और सेंट पार्ट के लिए अलग बना लें. राइट? लाइक यू सी इट हियर कि हम डॉलर पार्ट के लिए और सेंट पार्ट के लिए अलग वेरिएबल बना लेते हैं. तो अब आपने देखा कि पहले आपने डबल टाइप का एक वेरिएबल बैलेंस बनाया हुआ था, अब आपने इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल बना लिए, डॉलर पार्ट और सेंट पार्ट. ज़ाहिर इंटीजर टाइप के वेरिएबल क्रिएट करना अब आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि ज़ाहिर डॉलर की भी फ्रैक्शन नहीं होगी, सेंट की भी फ्रैक्शन नहीं होगी, क्योंकि अब तो होल नंबर्स ही आएंगे. अगर आपने इसको फ्रैक्शन के तौर पर स्टोर करना था तो फिर आपको डबल टाइप चाहिए थी उसमें, या फ्लोट टाइप. ठीक है. अच्छा, अब अगर मैं बैक एंड पे एक ही वेरिएबल रखता हूँ बैलेंस के नाम से और उसकी टाइप डबल रख देता हूँ, या मैं बैकएंड पे दो वेरिएबल क्रिएट करता हूं डॉलर पार्ट और सेंट पार्ट के लिए अलग अलग और उनकी दोनों की डेटा टाइप इंटीजर रखता हूं, इससे फ्रंट एंड को कोई फर्क नहीं पड़ता. फ्रंट एंड पे जिस तरीके से मेन के अंदर से आप वैल्यूज पहले सप्लाई कर रहे थे कंस्ट्रक्टर के जरिए या सेट फंक्शन के जरिए, वैसे ही अब भी सप्लाई कर रहे होंगे. तो हम ये कह सकते हैं कि बैक एंड पे ये बैलेंस की वैल्यू कैसे स्टोर हो रही है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन ये हमें मालूम है कि बैक एंड पे जो वैल्यू हम देते हैं डॉलर और सेंट की फॉर्म में वो ठीक से स्टोर की जाती है, बिकॉज जब हम उसको रिट्रीव करते हैं तो हमें ठीक वैल्यू वापस मिलती है. लेकिन वो एक्चुअली मैनेज कैसे की जा रही है, वो एक वेरिएबल के तौर पे मैनेज की जा रही है या दो अलग वेरिएबल्स के तौर पे मैनेज की जा रही है, उनकी डेटा टाइप्स क्या हैं, ये हमसे एब्स्ट्रैक्ट रहता है, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता. सो वी से दैट हम एक क्लास को भी एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के तौर पे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, एंड दिस इज व्हाट एब्स्ट्रैक्शन मीन. इसी तरीके से अब हमने एक फंक्शन इंप्लीमेंट किया था फ्रैक्शन का. फ्रैक्शन का फंक्शन क्या करता है कि जो हम इंटरेस्ट रेट की वैल्यू सप्लाई करते हैं वो परसेंटेज में होती है, और वो परसेंटेज को 100 से डिवाइड करके उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता है. यही करता है ना फ्रैक्शन का फंक्शन. अब फ्रैक्शन आपने अप्लाई कब करनी है? आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप जो इंटरेस्ट रेट दिया जाता है उसको डायरेक्टली फ्रैक्शन के तौर पे स्टोर कर लें, ठीक है, उसी वक्त फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, ताकि जब आप बाद में अपडेट फंक्शन को कॉल करें तो आपको तब फ्रैक्शन ना कैलकुलेट करनी पड़े. या आप ये कर सकते हैं कि ठीक है उसको परसेंटेज के तौर पे स्टोर करें और जब आप अपडेट का फंक्शन कॉल करें तब आप फ्रैक्शन को कॉल करके उसको 100 से डिवाइड करके उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें.
अब ये काम आप पहले स्टोर करते हुए कर लें या बाद में कैलकुलेट करते हुए कर लें, इससे फ्रंट एंड को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको ये मालूम है कि अपडेट मेथड के ज़रिए आपको जो बैलेंस की अपडेट है वो ठीक मिल जाएगी। फ्रैक्शन कैलकुलेशन उसने कैसे की है, कब की है, स्टोर करते हुए की है या कैलकुलेट करते हुए की है, अगेन इट रिमेन्स एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम यू। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ ये बैंक अकाउंट जब कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, ठीक है, तो यहाँ आप इंटरेस्ट रेट को पहले सिर्फ रेट असाइन कर देते थे, फ्रैक्शन का फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई नहीं करते थे, दैट वाज ओके। आप फ्रैक्शन का फंक्शन कहां अप्लाई करते थे, यहां अपडेट में अप्लाई करते थे। यहां आके बेसिकली आप करते थे कि बैलेंस इज इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट इनटू बैलेंस। अब चूंकि आपने फ्रैक्शन पहले कैलकुलेट कर ली, स्टोर करते हुए ही आपने ये फ्रैक्शन कैलकुलेट कर ली, आपको बाद में इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये पहले करते हैं या बाद में करते हैं, अगेन इट डजेंट रियली मैटर फॉर द फ्रंट एंड। मेन से जब आप इसको काम करने को कहते हैं तो इसने पहले से करके रखा हुआ है या आपके कहने पे अब कर रहा है, इससे मेन को कोई फर्क नहीं पड़ता। सो एक क्लास भी एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के तौर पे हम ट्रीट करते हैं बाय मेकिंग श्योर कि हम ये बात तो बाहर वालों को मालूम होनी चाहिए कि क्लास क्या क्या प्रोवाइड कर रही है, लेकिन उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कैसे कर रही है, किस तरतीब में कर रही है, ये चीज़ें उससे हिडन रहें। सो वी विल बी एबल टू ट्रीट इट एज एन एब्स्ट्रैक्ट data type then. The rest of the thing is the same. The rest of the program is exactly the same, the way it was before. So आपको ये बात समझ आई जो मैंने आपको मोटी सी बात बताने की कोशिश की abstract data type के बारे में? Okay. ओके अच्छा, अब एक एग्जांपल हम और देखते हैं आज, फिर इसको फ़िलहाल तमाम करते हैं। इट्स वही कैपेसिटी खत्म हो चुकी है सारी में। यार वो आपकी बात भी ठीक है, लेकिन एक और बात कहूँ अगर आप माइंड ना करें कि हमारी कैपेसिटी समझने की शुरू ही कहाँ हुई थी। तो बात तो सही है। अभी वो दूसरे सेक्शन वाले तो बेचारे कल मुझसे सिर्फ ये कह रहे थे कि सर कोर्स कम कर दें। अब आप सोचें कि हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कितनी पढ़ी है अभी, जो पहले पढ़ा है वो सारी प्रोसीजरल है, ठीक है, और वो उसमें से भी इस बात पे आमादा हैं कि कोर्स कम कर दें। तो और आपकी क्लास वाले तो आप 2-3 लोगों को खूब सलावातें सुनाते होंगे कि भी तुम लोगों की हमारी क्लास तो अच्छी है तो हमारी क्लास क्यों हुआ थोड़ी वो तो अभी जैसे ही क्लास ख़त्म होगी तो आपसे पूछ लेंगे कुछ लोग क्या कह रहे थे तुम। मेरे सामने तो ज़ाहिर है बेचारा कोई भी नहीं बोलेगा। ओके जी, अब हम एक छोटी सी एग्जांपल और देख रहे हैं जो बेसिकली इनहेरिटेंस से रिलेट करती है। अभी तक हम एक क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, पब्लिक और प्राइवेट का क्या मतलब होता है, ओवरलोडिंग क्या होती है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर को कैसे ओवरलोड करते हैं, एक्सेसर फंक्शंस क्या होते हैं। एक्सेसर का मतलब यानी गेटर और सेटर जो होते हैं, इनको हम इन टोटलिटी हम बेसिकली यानी एक्सेसर और म्यूटेटर फंक्शंस भी कह देते हैं कि ये वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए और तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स फिर हमने थोड़ी सी बात की कि बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप से हमारी क्या मुराद है, इनकैप्सुलेशन क्या होती है। अब एक और लफ्ज़ है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के बारे में आपने लफ्ज़ी तौर पे तो सुना होगा कि इनहेरिटेंस क्या होती है। या
अच्छा, जब हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो आमतौर पे दो हायरार्कीज़ होती हैं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं। मिसाल के तौर पे बायोलॉजी में आप लोग शायद बता सकें, बेहतर बता सकें, किसी ने बायोलॉजी पढ़ी हुई है, तो जैसे हम कहते हैं जी एक स्पीशीज़ है, ठीक है, स्पीशीज़ का लफ्ज़ होता है ना, इसका मतलब क्या होता है स्पीशीज़ का? डेफिनेशन इस तरह भी आती है, लेकिन सर एक क्लास होती है कि अबाउट अच्छा, स्पीशीज़ के आगे फिर स्पेशलाइजेशन में अगली टर्म क्या होती है चेन में? कि सर जैसे सर होमो सेपियंस है हम, ओके। सर सेपियन हमारी गलती हो गई कि हम ह्यूमन वाली क्लास में जाएं। अच्छा, हम होमो सेपियंस के अलावा दूसरी क्लास कौन सी होती है? सर दूसरी क्लास मिसाल के तौर पे देखिए एनिमल है, अगर हम इनकी बात करें, अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल में आपको पता है कि फिर मज़ीद टाइप्स हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैमल्स हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम ये कहेंगे कि एक मैमल जो है उसमें एनिमल के अमूमी औसाफ पाए जाएंगे प्लस उसमें अपने स्पेसिफिक मैमल के औसाफ होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लाइक किसी मूविंग व्हीकल की बात करें, व्हीकल है एक, ठीक है, तो व्हीकल के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, फिर व्हीकल की एक स्पेशलाइजेशन आ जाएगी, ऑटोमोबाइल के तौर पे, कार के तौर पे, बस के तौर पे अलग हो जाएगी, ट्रक के तौर पे अलग हो जाएगी, ठीक है। सो ट्रक के अंदर फिर फर्दर स्पेशलाइजेशन हो सकती हैं, ठीक है। इसी तरीके से किसी भी चीज को अगर आप लेंगे तो उसमें एक लेवल ऑफ डिटेल हमेशा ऐड किया जा सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट की भी मजीद स्पेशलाइजेशन हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, ये दो लफ्ज़ तो आपने आमतौर पे सुने होंगे, ठीक है। लाइक बैंक अकाउंट के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी जगह पे, लेकिन जो दो चीज़ें हम उसमें मज़ीद डिस्कस करते हैं कि ये दो चीज़ें उसमें मज़ीद एग्जिस्ट करती हैं, उनका मतलब क्या है कि जो करंट अकाउंट होता है वो आम तौर पे ज़्यादा करंट ट्रांजैक्शंस के लिए होता है। जैसे बिजनेसेस के जो लोग होते हैं जो पेमेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिनका पर्पस बेसिकली ट्रांजैक्शंस होता है, सेविंग्स नहीं होता, ठीक है। सो वो उसको लाइक करंट अकाउंट के तौर पे मेंटेन कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जिनका पर्पस ये होता है कि आप अकाउंट इसलिए बना रहे हैं कि आप अपनी कुछ सेविंग्स उसमें डालते रहें और वो आपके पैसे जो हैं वो इसमें ज़रा महफूज रहें और उनमें कुछ बढ़ोतरी भी होती रहे, ठीक है। सो उसके लिए आप कोई सेविंग अकाउंट खुलवा लेते हैं। सो अगेन योर बैंक अकाउंट कैन हैव मल्टीपल टाइप्स, राइट। अब जो बैंक अकाउंट के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स एक करंट अकाउंट में भी होंगे और सेविंग अकाउंट में भी होंगे। इन एडिशन करंट अकाउंट के अपने कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और सेविंग अकाउंट के अपने कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। गॉट माय पॉइंट? ठीक है। सो अब हम करते क्या हैं कि जब हम इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करते हैं, मिसाल के तौर पे हमें बैंक अकाउंट की एक क्लास हमने यहाँ पे लिखी हुई है, इसके बाद हमें लगता है कि हमने करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव करनी है। एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट की टोटली एक अलग क्लास बना दें। मिसाल के तौर पर यहाँ आपको नज़र आ रहा है सेविंग अकाउंट, ठीक है। अब सेविंग अकाउंट में क्या होगा कि बहुत सारे वो डाटा मेंबर्स और बहुत सारे वो मेथड्स जो एक आम बैंक अकाउंट के होते हैं वो आप सेविंग अकाउंट की क्लास में अलग लिख रहे होंगे, ठीक है। इन एडिशन सेविंग अकाउंट के अपने भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और मेथड्स होंगे जिन्हें आप उसमें इंक्लूड कर रहे होंगे। सो अब इसका एक तरीका ये है कि बजाय इसके कि आप सेविंग अकाउंट की क्लास को फ्रॉम स्क्रैच लिखें और उसमें बहुत सारे रिडंडेंट फीचर्स जो एक आम बैंक अकाउंट के होते हैं उनको रिपीट करें, आप सेविंग अकाउंट की क्लास को बैंक अकाउंट की आम क्लास से इनहेरिट कर लें। इनहेरिट करने का मतलब क्या होगा कि उसमें जो बैंक अकाउंट के अमूमी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसके मेंबर्स हैं, वो मेंबर्स उसको दस्तयाब होंगे
इन एडिशन उसके जो अपने स्पेसिफिक फीचर्स, अपने मेंबर्स, फंक्शंस या डेटा हैं, वो उनको मजीद उसमें डिफाइन भी कर सकेगी क्लास। बात समझ आई? जी सर आगे। अच्छा, अब ये एग्जाम्पल है जो हमने यहां पर लिस्ट की हुई है। यहां तक तो अगर आप इस क्लास को देखें तो बैंक अकाउंट की क्लास है, ये 3 उसके कंस्ट्रक्टर हैं, दैट्स फाइन। उसके बाद सेट मेथड के 2 ओवरलोड्स बने हुए हैं, ये वही हैं। अपडेट, गेट बैलेंस, गेट रेट, आउटपुट, ये सारे मेथड्स वही हैं। उसके बाद ये बैलेंस और इंटरेस्ट रेट और फ्रैक्शन, ये चीज़ें भी वही हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है। बैंक अकाउंट का कंस्ट्रक्टर, दूसरा कंस्ट्रक्टर, तीसरा कंस्ट्रक्टर, अपडेट मेथड, फ्रैक्शन मेथड, गेट बैलेंस, गेट रेट और आउटपुट। ये सारी वो चीज़ें, और सेट मेथड के ओवरलोड्स नीचे आ गए। ये सारी वो चीज़ें जो हमने पहले इंप्लीमेंट की हुई थी, ठीक हो गया। अब आप मज़ीद जो चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि हमने इस क्लास की एक्सटेंशन एक और क्रिएट की है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज़ गोइंग टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस टू यू हियर। आपने एक क्लास क्रिएट की सेविंग अकाउंट के नाम से। हम जानते हैं कि सेविंग अकाउंट भी एक किस्म का बैंक अकाउंट ही होता है, लेकिन इसमें आम बैंक अकाउंट की निस्बत कुछ ख़ास काम होते हैं, ठीक है। आप इसमें रकम जमा भी करवा सकते हैं, इससे रकम विड्रॉ भी करवा सकते हैं, मिसाल के तौर पे, ठीक है। सो आपने क्या किया, आपने लिखा क्लास सेविंग अकाउंट एंड यू वांट टू बेसिकली इनहेरिट द फीचर्स ऑफ द बैंक अकाउंट इन दिस क्लास and then add its own features, ठीक है। So we say that it inherits everything from bank account, ठीक है। तरीका ये नहीं होता तो हम ये नहीं लिखेंगे, लेकिन इसका मतलब ये है, जब आप ये सादा एक कॉलन लिखते हैं तो इसका मतलब यहां पर ये है कि आप बैंक अकाउंट की क्लास से इस क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बैंक अकाउंट क्लास के अंदर जो जो फीचर्स आपने इंप्लीमेंट किए हुए हैं, मुहैया किए हुए हैं, वो फीचर्स इस क्लास को भी दस्तयाब होंगे। गॉट इट? अभी हम इसको आगे चल के देखते हैं थोड़ा सा। तो सादा अभी हमने इतनी बात कही, अब अभी हमने यहाँ पब्लिक लिखा हुआ है, राइट। सो अभी पब्लिक प्राइवेट की बात अभी हम नहीं कर रहे, अभी हम सादा सी बात करें इनहेरिटेंस के बारे में। ये पहला लेसन है, इसके बाद हम ज़रा डिटेल में इसको मजीद पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने सादा सी बात अभी ये कही है कि बैंक अकाउंट क्लास के जो फीचर्स होंगे वो सेविंग्स अकाउंट क्लास को मैसर होंगे। इन एडिशन टू दैट, ये जो सेविंग्स अकाउंट की क्लास है, ये अपनी चीज़ें भी डिफाइन कर सकती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, प्राइवेट चीज़ इसने कोई डिफाइन नहीं की हुई, इट इज़ एम्प्टी, यू कैन रिमूव दिस कीवर्ड फ्रॉम हियर इवन। पब्लिक में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इसने अपना एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है, डॉलर्स, सेंट और रेट के नाम से, रेट जो 3 चीज़ें ले रहा है। एक ये मेथड डिपॉजिट जो कि उस क्लास में अवेलेबल नहीं था, जो डॉलर्स और सेंट ले रहा है, और ये डिपॉजिट का मतलब ये है कि आपका बैलेंस अपडेट हो जाएगा, उसमें कुछ इजाफा हो जाएगा। और एक विड्रॉल, यानी आप अपने अकाउंट से कुछ विड्रॉ करवाएंगे तो वो रकम उसमें से डिडक्ट कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें इसने बैंक अकाउंट के से जो इसको फीचर्स मिलते हैं, उनके अलावा 3 चीज़ें इसने अपनी मज़ीद इम्प्लीमेंट की हैं, एक कंस्ट्रक्टर, एक डिपॉजिट मेथड और एक विड्रॉल मेथड। ठीक हो गया जी। So savings account is a class which is inheriting from the bank account class, the features that bank account class has, and in addition to that it is also defining its own features. ठीक हो गया। अब यहां हम नीचे आते हैं मेन में, इसको भी हम रन करके देख लेते हैं, राइट। मेन से पहले चले हम इसके कंस्ट्रक्टर को देख लेते हैं। इसका कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, इफ यू सी इट हियर, सेविंग अकाउंट का एक ही कंस्ट्रक्टर है जो डॉलर्स, सेंट्स और रेट ले रहा है, ठीक है। अगर आपको मजीद कंस्ट्रक्टर्स की जरूरत है, आप मजीद कंस्ट्रक्टर्स भी डिफाइन कर सकते हैं इसके अंदर। इन टर्न
ये बैंक अकाउंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। अगर आप देखें तो सेविंग्स अकाउंट का कंस्ट्रक्टर अपनी कोई फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट नहीं कर रहा, ये 3 पैरामीटर्स ले रहा है और इसे मालूम है कि बैंक अकाउंट क्लास मुझे दस्तयाब है, तो ये इंटर्न बैंक अकाउंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेता है और उसको तीनों पैरामीटर्स पास कर देता है, और वो बैंक अकाउंट्स की जो कंस्ट्रक्टर है वो इसके बिहाफ पे, ये सेविंग अकाउंट का जो कंस्ट्रक्टर है उसके बिहाफ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके डॉलर्स सेंट्स की वैल्यू को असाइन करके उसका बैलेंस क्रिएट कर देता है और रेट भी क्रिएट कर देता है। सो सेविंग्स अकाउंट का कंस्ट्रक्टर अपनी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करने की बजाय बैंक अकाउंट क्लास के कंस्ट्रक्टर की फंक्शनैलिटी से इस्तेफादा कर रहा है। इसके पास ये सहूलत है कि अपनी फंक्शनैलिटी खुद भी इंप्लीमेंट कर सकता है, बट इट फील्स गुड इनफ विद द फीचर्स दैट आर इंप्लीमेंटेड बाय द बैंक अकाउंट्स क्लास। उसके बाद 2 फंक्शंस आपको नजर आ रहे हैं, एक डिपॉजिट और एक विड्रॉल। डिपॉजिट जो है वो बेसिकली क्या करेगा कि बैलेंस गेट करेगा। अब आप देखें तो बैलेंस जो है वो आपने सेविंग अकाउंट के अंदर डिक्लेयर नहीं किया। सेविंग अकाउंट क्लास के अंदर आपने बैलेंस नाम की कोई चीज डिक्लेयर नहीं की। बैलेंस अलबत्ता बैंक अकाउंट क्लास में एग्जिस्ट करता है और वो एक प्राइवेट डेटा मेंबर है। तो प्राइवेट डेटा मेंबर को आप उस क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको गेट बैलेंस का मेथड, जो पब्लिक मेथड है, उसको इस्तेमाल करना होगा। तो आप गेट बैलेंस करते हैं, बैलेंस में डॉलर्स का इजाफा करते हैं, उसमें सेंट्स का इजाफा करते हैं, ज़ाहिर सेंट्स को 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और ये आपको नज़र आ रहा है स्टैटिक कास्ट, ठीक है। सेंट्स जिस भी फॉर्म में है ये उनको डबल्स में कास्ट कर लेगा क्योंकि आपने फ्रैक्शन के तौर पे उसको ऐड करना है। तो ये जो आपका कीवर्ड है स्टैटिक कास्ट, ये टाइप कास्टिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मिसाल के तौर पे जो इंट में हैं आपके सेंट्स, आप उसको डबल में कास्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको इस लफ्ज़ का मानी पता है टाइप कास्टिंग का? टाइप कास्टिंग का मतलब ये होता है कि हर जो भी आप वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं उसकी कोई ना कोई डेटा टाइप होती है। कुछ डेटा टाइप्स को दूसरी डेटा टाइप्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे यहाँ सेंट की डेटा टाइप इंटीजर है। अब इंटीजर में फ्रैक्शंस नहीं होती हैं, आपने चूंकि इसको फ्रैक्शन के तौर पे लेना है तो आप इसको डबल में, ये डेटा टाइप बताई और यहाँ लिखा स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट। तो स्टैटिक कास्ट एक टाइप ऑफ कास्टिंग है C++ के अंदर। डायनामिक कास्ट भी होती है और भी होती है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट इन डिटेल राइट नाउ। इसका सादा सा मतलब ये है कि ये इस इंटीजर टाइप वेरिएबल को डबल टाइप के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। सो इट सिंपली डज दैट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है जी, आप जो डिपॉजिट है वो आपने किया, बैलेंस आपका अपडेट हो गया, ठीक है। और आप यहाँ पे आप न्यू डॉलर्स और न्यू सेंट्स ये वैल्यू लेते हैं और आप सेट मेथड के ज़रिए इन वैल्यूज़ को जाके सेट कराते हैं। गॉट व्हाट दिस फंक्शन इज डूइंग? इस फंक्शन को ज़रा दोबारा देखिए, ठीक है। यार ये काफ़ी सादा मिसाल है। इट्स जस्ट दैट असल में ना जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम है ना, उसमें प्रोग्रामिंग डिफ़िकल्टी नहीं है। उसकी जो बड़ी डिफ़िकल्टी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सीखने में, वो प्रोग्रामिंग डिफ़िकल्टी नहीं है। जैसे इस केस में प्रोग्रामिंग आपको मुश्किल नज़र नहीं आ रही होगी, वो कॉन्सेप्चुअल डिफ़िकल्टी है। वो आप यहाँ से थोड़ी सी खुद हटा लें यार। ये अब कितनी बार हम ये बैंक अकाउंट की एग्जांपल कितनी बार देख चुके हैं, 4-5 बार तो देख चुके हैं, अभी बार बार उसी को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो ये जो बातें हम अभी कर रहे हैं ये अब आप ज़ाहिर रिकॉर्डेड आपको दस्तयाब भी हो जाएंगी, आप इन्हें दोबारा देखिएगा। तो इनहेरिटेंस, जैसे मैंने कहा ये फर्स्ट लेसन है, इनहेरिटेंस को हम बाद में मज़ीद डिटेल में फिर डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ प्रीटी सिंपल एग्जाम्पल। द एग्जाम्पल प्रॉब्लम ये है कि एक एग्जाम्पल को अगर मैं सिंपली ये कहूँ कि एक क्लास है और दूसरी क्लास उसे इनहेरिट कर रही है और उनमें फीचर्स कोई नहीं है, ठीक है, दैट वॉन्ट रियली मेक मच सेंस प्रैक्टिकली। उससे आपको प्रैक्टिकली ज़्यादा समझ नहीं आएगा, राइट। अब यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए अमेलगमेट तो बना देंगी,
बट इफ़ यू विल रीविजिट इट मल्टीपल टाइम्स यू विल गेट इट। पहली चीज़ क्या, आपने बैलेंस गेट किया। बैलेंस गेट करने के लिए आपने गेट बैलेंस का फंक्शन इस्तेमाल किया, क्योंकि प्राइवेट डाटा मेंबर है तो आप इसको इसी तरीके से गेट कर पाएंगे। फिर बैलेंस जो गेट किया, जो करंट बैलेंस है उसको अपडेट किया, ठीक है। फिर दोबारा उस बैलेंस में से डॉलर्स और सेंट्स को अलग अलग किया, क्योंकि सेट करने के लिए दोबारा डॉलर और सेंट आपको अलग अलग देने पड़ेंगे, और सेट के जरिए जाके उस बैलेंस को अपडेट कर दिया। इसी तरीके से जब आप विड्रॉल करेंगे तो बैलेंस गेट करेंगे, बैलेंस में से डॉलर्स और सेंट्स की वैल्यूज को माइनस करेंगे, जो बाकी बचा उसको दोबारा डॉलर्स और सेंट्स में कन्वर्ट करेंगे और दोबारा जाके उसको सेट कराएंगे। और यहाँ पे उसका एक ट्रेस जो है वो बहरहाल दिया हुआ है, जो मेन के अंदर आप करते हैं, ठीक है। मेन के अंदर आपने सेविंग अकाउंट 155.5 के साथ क्रिएट किया, उसको प्रिंट कर दिया। फिर आपने उसमें $10.25 डिपॉजिट करवाए, फिर उसमें से $11.80 विड्रॉ कर लिए। तो ये जस्ट विटनेसिंग 150, फिर उसमें से 10 इसमें डिपॉजिट करवाए तो ये 110.75 हो गया, फिर उसमें से 11.80 माइनस किए तो ये 98.95 हो गया। ठीक हो गया जी। तो इस एग्ज़ाम्पल को आपने ज़ाहिर है सिर्फ इस एग्ज़ाम्पल को नहीं, बाकी एग्ज़ाम्पल्स को भी सुबह दोपहर शाम रात 3 बार रिपीट कीजिए, ताकि आपके जहन में थोड़ा थोड़ा सा तासुर छोड़ दें। इरादा तो मेरा ये था कि हम कुछ मज़ीद आगे पढ़ सकेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि काफ़ी टाइम हो गया। फ़िलहाल हम इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और आई जस्ट हैड दिस कि हम यहाँ पे ये जो फ्रेंड आगे वैसे कॉन्सेप्ट ये बिल्कुल सादा सादा से तीनों एग्जांपल्स जो थी फ्रेंड फंक्शंस की मिसालें थी, बहुत सादा सी हैं, बट एनीवे हम इनको बाद में कवर कर लेंगे। तो हम फ़िलहाल यहाँ पे अपने लेसन को ख़त्म करते हैं। ठीक है जी, कोई सवाल है जाने से पहले तो पूछ लीजिए।